हेलो माय डियर स्टूडेंट। लो आज लेके आ गए हम लोग काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इसमें क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? ये रहा काइनेमेटिक्स। अगर इसका नाम के पीछे जाओगे ना तो पता चलेगा कि हम लोग पढ़ना क्या है। बताओ ये काइने वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? चलो, ये जो काइने जो है ना, काइने का मतलब यहां पर काइनेटिक्स से है। काइने का मतलब क्या है? काइनेटिक्स। और मैटिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। काइनेटिक्स, यहां पर काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया? मोशन। यानी कि बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग मोशन का मेजरमेंट करने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? मोशन के मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बात और मैं बता देता हूं कि इस चैप्टर में मोशन के मेजरमेंट पढ़ेंगे, मोशन के कारण को नहीं पढ़ेंगे। मोशन के पीछे जो कॉज है उसको हम लोग डील यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो डील करने वाले हैं वो है मोशन, मतलब उसके इफेक्ट को। कॉज जब हम जैसे मान लिया इसके पीछे का कॉज जो है फोर्स है, तो फोर्स लगने के बाद जो उसका इफेक्ट आया उसका ही स्टडी इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग मोशन के स्टडी करने वाले। बताओ मोशन क्या होता है? तो कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब टाइम तो स्पेंड हो ही रहा है। तो टाइम के साथ पोजीशन का बदलना, किसी भी बॉडी का टाइम के साथ पोजीशन का बदलना है। तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, यही क्या है? अपना मोशन है। किसी भी बॉडी का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट। अगर इस तरह की चीजें नहीं हो रहा है कि मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ये इसमें क्या होता है कि पोजीशन चेंज नहीं होता है। पोजीशन डज नॉट चेंज। चेंज विद टाइम। जब पोजीशन नहीं बदलता है टाइम के साथ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो रेस्ट पे है। अब यहाँ पे है कि अच्छा ये बॉडी लें, पार्टिकल लें, क्या लें? बॉडी का पोजीशन, बॉडी का जो पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम। तो बॉडी जैसे मान लो कि अगर ये मान लो बॉडी है, ये पूरा बॉडी है, ये बॉडी का पार्ट है, ये तो भी बॉडी ही है। अगर मैं इस तरह का मोशन कर रहा हूँ तो क्या इस मोशन को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे? इस मोशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि मैं अपने प्लेस पे ही घूम रहा हूँ ऐसे चारों तरफ ऐसे करके, तो इस मोशन को भी हम इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए जो है हम क्या करेंगे कि इस बॉडी को जो है, बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? पार्टिकल या पॉइंट मास भी बोल सकते हो। ये क्या है? पार्टिकल क्या है? तो पार्टिकल के बारे में एक बात याद रखना हमेशा, पार्टिकल जो होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसके पास कोई साइज नहीं होता है, उसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नो डायमेंशन, नो साइज एंड डायमेंशन। अरे समझ रहे हो? अरे अगर मैं इस बॉडी को पॉइंट मान लूं, तो अगर मैं इधर घूम रहा हूँ, चाहे ये हाथ भी घूम रहा है, तो पूरा पॉइंट मास है, तो पोजीशन देखा जाएगा। कहीं से भी किसी भी रिस्पेक्ट में अगर तुम पोजीशन देख रहे हो तो वहीं पर है, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग मोशन में नहीं मानेंगे। अरे पूरा बॉडी है ही नहीं, बॉडी को हम लोग क्या कर दिए? पार्टिकल कर दिए, पॉइंट कर दिए। अगर मैं ट्रक मान लो तो ट्रक तो बहुत बड़ा होता है, ट्रक को भी यहाँ पर पॉइंट मास मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे। बॉडी भी अगर वर्ड यूज कर रहा है इस सवाल में तो बॉडी का मतलब पार्टिकल से ही है। बॉडी का क्या मतलब है? पार्टिकल से ही है। तो अगर ये बॉडी मूव कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, तो मैं बोलूंगा कि बॉडी मूव कर रहा है या पार्टिकल मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सबका मतलब एक ही है कि उसके पास साइज की चर्चा नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया? अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन में है। अब यहाँ समस्या आता है कि पोजीशन चेंज, ये पोजीशन क्या है,
किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम लोग एक बात की और इसमें चर्चा कर लेते हैं, मोशन की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन, पहले मोशन को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन, जब हम लोग मोशन को समझने के लिए जाते हैं, अभी मोशन के बारे में बोला कि अरे मोशन, या तो क्या इमोशन को एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन बोल सकते हैं। अरे मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन में हम क्या समझेंगे कि क्या रेस्ट की बात करें या मोशन की बात करें, क्या इसके पीछे एब्सोल्यूट टर्म लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट, इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि सबके लिए एक समान, कि अगर कोई भी बॉडी मेरे लिए, मेरे रिस्पेक्ट में कोई बॉडी, मैं बोल रहा हूं कि बॉडी या पार्टिकल चल रहा है, मोशन में है, तो क्या ब्रह्मांड के हर एक आदमी के लिए या हर एक कोई भी हो उसके लिए क्या वो बॉडी मोशन में है या पार्ट रेस्ट में है, ऐसा कुछ मतलब वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी सबके लिए एक समान, एब्सोल्यूट का मतलब यहां पर जो है ना सबके लिए एक समान है, ऐसा हो सकता है क्या? सबके लिए एक जैसा है ना, सबके लिए एक जैसा है, क्या ऐसा यूज कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। या देखो, या तो ये होगा कि एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन होगा, या तो हो सकता है कि रिलेटिव रेस्ट या मोशन हो, रिलेटिव रेस्ट या मोशन की बात हो। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग मान लो कि कभी हम लोग ट्रेन में भी ट्रेवल करते हैं, तो याद करो उस दिन को जिस दिन तुम लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो या बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो क्या होता है कि जहाँ जाना होता है, जैसे मान लो कि तुम्हें कोलकाता जाना है या कोटा आना है, मान लो कोटा ही, चलो कोटा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे मान लो पटना, कोटा से तुमने पटना में ट्रेन पे बैठा है ना, अब तुम आगे आ रहे हो रास्ते में एकदम, क्योंकि 24 घंटा का जर्नी है, तो सो भी गए। अब सो गए तो फिर उठे एकदम से, मतलब सोए एकदम से उठे और बगल वाले से पूछे, भाई साहब क्या कोटा आ गया क्या? उससे क्या क्वेश्चन करते, यही क्वेश्चन करते हो कि भाई साहब कोटा आ गया क्या? पर भाई साहब क्या जवाब देता है? भाई साहब बोलता है भाई ऐसा नहीं है, अभी कोटा अभी नहीं आया है, अभी टाइम है इतना घंटा, जो भी हो। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया कि भाई साहब कोटा आ गया क्या, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? गलत नहीं है, सही है। क्योंकि कोई भी, जैसे हमने पूछा कि भाई साहब कोटा आ गया क्या, तो हम ऑब्जर्वर हुए। और एक बात तुम आज से ध्यान में रख लेना कि ऑब्जर्वर जो है अपने आप को कभी मूव नहीं कराता है, अपने आप को हमेशा रेस्ट पे ही मानता है। तुमको ऐसा कहा हम साइकिल से चलते हैं तो हम अपने आप को खुद को देखते हैं चलते हुए, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें जो है ना फ्रेम थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर इमेजिन करो कि ऐसा ट्रेन आ जाए, ऐसा ट्रेन जो तुम्हें बाहरी दुनिया से तुम्हें क्या करे, हुक्का पानी बंद कर दे, कुछ दिख ही नहीं रहा, तुम्हें बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ट्रेन के अंदर ही हो और ट्रेन में कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि हम रुके हुए हैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ आ रही है, हम ही रुके हुए हैं। तो बिल्कुल वही बात है कि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर के लिए मैं एक बात वर्ड लिख देता हूं, ऑब्जर्वर जो है अपने आप को क्या मानता है? रेस्ट पे। ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मानता है, ये बात भी लिख लो, अपने आप को रेस्ट पे मानता है। तो याद रखना कि मैंने जो बोला था वो स्टेटमेंट सही था। जो भी ऑब्जर्वर था जो पूछ रहा था कि भाई साहब कोटा आ गया क्या, तो भाई साहब कोटा आ गया, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कोटा ही आ रहा, उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, बाकी चीजें चल रही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टेटमेंट यहाँ पे ये वाला गलत हो गया कि एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन जो है ये वर्ड यूज नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और कोई मेरा दोस्त जो है ट्रेन में सफर कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि दोस्त मेरा देखता है कि प्लेटफॉर्म जा रहा है पीछे, और हम देखते हैं कि दोस्त जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जर्वर चेंज होने से जो है चीज़ें चेंज हो रही है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे हम मान रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट को दूसरा कोई जो है मोशन में मान रहा है। क्योंकि ये जो रेस्ट एंड मोशन है ना,
ये रेस्ट एंड जो मोशन है ये एक रिलेटिव टर्म है। क्या है? रिलेटिव टर्म है। तो रिलेटिव टर्म है, ये सही है। ये एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन ये चीज नहीं होता है, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट की नाम का कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करता है, एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इतना चीज क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें? यानी मोशन क्या है? पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ। तो हम बोलते हैं कि मोशन में, जैसे कि मैं देखो अब यहाँ पे हूँ, अब तुम वहाँ पे रुकी हुई हो, अब मैं चल दिया तो मेरा पोजीशन चेंज हुआ। टाइम देखो कितना देर में, मतलब 2 सेकंड में मैं यहाँ से यहाँ आ गया, कितना दूर चला, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके पास कितना मोशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन में बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, यहाँ पे जो मैं ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूँ, एक वर्ड यूज होता है रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? इसके बारे में कभी सुने हो? ऑब्जर्वर, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग चीज है। देखो अलग अलग चीज, कुछ हद तक अलग है, कुछ हद तक सेम है, ऐसे बोल सकते हो। जैसे मैं बता देता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन तुम देखो क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जब डेफिनेशन देखने जाओगे तो ये देखो डेफिनेशन क्या है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर, देखो अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विद हिम with respect to which can describe the position, displacement, velocity, acceleration, etc. of the moving object। इस बात को ध्यान में रखो यहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा, ये जो पूरा सिस्टम है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो तुम्हें पता है, यहाँ जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अभी हम लोग आगे इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेंगे, आगे थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे हम इसको। तो ये देखो ओरिजिन है, ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग लेते हैं, जहां से मुझे मोशन का एनालाइज करना है, वह उस पॉइंट को हम लोग फिक्स पॉइंट बोलते हैं। उसी फिक्स पॉइंट से 3 एक्सिस पास कर रहा है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी फिक्स पॉइंट से हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसके मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके मोशन को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फिक्स पॉइंट यानी कि ओरिजिन। अब मान लो कि ओरिजिन, अब जो देख रहा है वो इंसान है, तो मान लो वो ऑब्जर्वर बोलते, जो देख रहा है वो क्या है? ऑब्जर्वर। तो उस ऑब्जर्वर के माथे पर चिपका दो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और उसके हाथ में पकड़ा दो क्लॉक, ताकि वो टाइम भी देखे, क्योंकि टाइम का भी यहाँ पर बहुत महत्व है। अगर मान लो मैं किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टीचर से मिलना है, अगर हम उसको इंफॉर्मेशन दिए कि तुम एक्स में इतना जाओ, वाई में इतना जाओ और जेड में इतना जाओ, तो तुम्हें वो टीचर मिल जाएंगे। वो बंदा क्या किया, 3 बजे रात में आ गया, ठीक है, तो वो वही फॉलो किया जो मैंने बोला था कि एक्स में जा इतना, वाई में इतना, जेड में उतना, पहुंच गया। देखा तो टीचर मिला ही नहीं। कल होके आया, हमसे पूछा कि भाई साहब टीचर तो मिला नहीं। हमने बोला कि वही इंफॉर्मेशन फॉलो किए थे जो हमने दिया था। बोला बिल्कुल वही फॉलो किए थे, लेकिन हमने उसको टाइम नहीं बताया था। तो बंदा जो है अपना मन से, जब टाइम का जिक्र नहीं किए तो वो अपने सहूलियत के अनुसार चला गया 3 बजे। ठीक है, वो सुबह में उठा था, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के चला गया। तो भाई साहब ऐसा है कि टाइम का भी महत्व है। हम अगर उसको टाइम बता देते कि इतना बजे मिलेंगे, तो इतना बजे इतना एक्स में, इतना वाई में, इतना जेड में चलोगे तो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टाइम का भी जो है महत्व है, ठीक है, टाइम। तो इसलिए हमने बंदे को क्लॉक भी धरा दिया है, पकड़ा दिया है। तो जो भी ऑब्जर्वर है उसके माथे पे कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक घड़ी पकड़ा दो, मस्त। पूरे जो सिस्टम है, ये जो एक्स, वाई और जेड विद टाइम, विद ऑब्जर्वर, ये होल सिस्टम आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है सोल ऑफ फिजिक्स, पूरे फिजिक्स का भाई सोल है ये, इसको तो बिल्कुल समझना ही समझना है। तो कभी मान लो ऑब्जर्वर का जिक्र कर रहा है तो समझ लेना उसके माथे पे जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस चिपका हुआ है, मतलब कोई मिला के कोऑर्डिनेट एक्सिस भी है उसके साथ, यानी कि एक्स वाई जेड का इंफॉर्मेशन वो दे सकता है और टाइम भी उसके साथ है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विद हिम with respect to which can describe the position, displacement, velocity, acceleration, etc. of the
मूविंग ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तुम्हें बताया था ना कि कोई भी नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है, यानी कि सबके लिए एक समान जब नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सवाल में अगर मान लो को मेंशन ही ना करे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ऑब्जर्वर को बताया ही नहीं कि कौन सा ऑब्जर्वर लेना है, तो भाई साहब जब नहीं बताए तो हम लोग अपने सहूलियत के अनुसार, ठीक है, अर्थ को ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं, क्योंकि भाई अर्थ पे बैठे हुए हैं, अर्थ पे ही है, यूजुअली हम लोग अर्थ पे ही है, सवाल यहीं से सॉल्व करते हैं, यहीं पर सब चीज़ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब कुछ ना बोला जाए तो अर्थ ले लेंगे, अर्थ को ले लेंगे, और अर्थ क्या है, स्थिर मान के, है ना, अर्थ नहीं चल रहा है ना, रेस्ट में मान के ले लेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी लिख लेना कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन ना हो, लिख लेना कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन ना हो, इसको हिंदी में लिख लेना आराम से अपने भाषा में, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन ना हो, मेंशन ना हो तो क्या करोगे बताओ, अर्थ टेकन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अरे मोबाइल में कुछ भी समझ में नहीं आता तो नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग होता है, तो उसी तरह से बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेंगे, अर्थ को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे। ये बात को समझ में आया, कोई तकलीफ, आगे बढ़े। तो ये अपना जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, मोशन तो समझ गए कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो मोशन में है। तो मोशन के कितने टाइप्स ऑफ मोशन अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो भाई साहब याद करो क्या क्या पढ़े थे हम लोग, कुछ याद है, कितने टाइप के होते हैं मोशन, हैं, नहीं याद है, अरे 1D, ओ नहीं, 1D 2D और 3D, अरे यही तो पढ़े हैं हम लोग, इसमें ओ बात ही नहीं है। 1D ये है अपना 1D, ये है 2D और ये 3D, मतलब 3 डायमेंशन की बात हम लोग जो XYZ याद करो, अभी तो पर क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये 1D मोशन क्या है, जिसमें देखो इसमें जो है ना बहुत सारा मिथ भी कैरी हो जाता है, उस मिथ को भी जो हम लोग यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। देखो कॉन्सेप्ट सीखना है ना तो एकदम चिल्लम चिल्ली नहीं चलना चाहिए, कॉन्सेप्ट में आराम से कॉपी पेन लो, मस्त जो टीचर बता रहा है उसमें कुछ जो चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ तो अरे ठीक है पहले से ही पता है तो उसको जाने तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पता ही है तुम्हें, जो पता है वो पता ही रहेगा, जो नहीं पता है उसको एकदम लिखते चलें। और हो सकता है कि चीज़ें ना लिखाऊं मैं यहाँ पे स्किप कर दूं, तो जो लेकिन अगर मैं बोलूँ तो उसको लिख लिया करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मिथ क्रिएट हो जाता है कि यार कुछ बोलेगा कि एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, जैसे मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, तो बोलेगा कि देखो ये पार्टिकल ऐसे चलेगा तो 1D है, हम कहे ठीक है। कोई बोलेगा देखो ये अब अगर एक्स वाई मान ले पार्टिकल ऐसे चले तो बोलेगा इसको भी 1D बोल देगा, जबकि ये भी तो 1D ही है, नहीं इसको 2D बोल देता है, लोग कहता है 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 2D है, ऐसा नहीं है, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। मान लो कि ये पार्टिकल ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, अब मैं क्या करें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को मिटा दिया ऐसे करके, अब मैं बोल रहा कि ये वाला ले लो, ये एक्स एक्सिस ऐसे वाई, तो कहोगे अब एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही प्री एजम्पशन कर लेते हैं ना एक्सिस का, इसलिए एक्सिस से हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। देखो 1D का क्लियर कट जो डेफिनेशन है, 1D का जो क्लियर कट जो डेफिनेशन है वो मैं बताता कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको हम लोग 1D में बोलेंगे। तो क्वेश्चन होगा कि इसका मतलब ये भी 1D, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है, इस पाथ पे, याद करो ये वाला पाथ पे चल रहा है ना, बोलो अब यहाँ पे आ गया,
ऐसे करके चल रहा है, यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सा मोशन है? क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये 1D ही है, ये क्या है? 1D ही है। तब समझ में आ गया? पार्टिकल इस लाइन पे चले, ऐसे चले, ऐसे एकदम, समझ रहे हो? तो ये भी क्या है? ऐसे चले तो ये भी 1D है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। समझ में आ गया? तो सीधा साधा डेफिनेशन जो 1D का आया वो है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, पाथ भी ऐड कर सकते हो। अब 2D क्या है बताओ? अब इस डेफिनेशन दे सकते हो 2D का? 2D का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है बताओ? मोशन अगर प्लेन में कैप्चर हो, स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, मोशन अगर प्लेन में कैप्चर हो और वह स्ट्रेट लाइन पे ना चले, क्या बात है? यस, यही बात बोल रहा हूं मैं। मोशन अगर प्लेन में हो और वह स्ट्रेट लाइन पर ना चले तो समझो वो मोशन 2D है। वाह, गजब है भैया, ये मोशन प्लेन में है लेकिन तो स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए 1D है। ये मोशन भी प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में देखो चल रहा है, तो ये भी 1D है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना वो भाई साहब ऐसे नहीं बोला। जैसे मान लो कि ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, बोर्ड को मान लो एक्स वाई प्लेन है। आप पार्टिकल को करो कि तुम ऐसे करके फेंक दो, ऐसे करके, तो पार्टिकल मान लो ऐसे करके ऐसे चला, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये मोशन प्लेन में तो है, मोशन प्लेन में है लेकिन पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। मोशन प्लेन में है पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये कौन सा मोशन हुआ? 2D। अगर मोशन प्लेन में हो और स्ट्रेट लाइन नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? उसको 2D बोलेंगे। कोई दिक्कत? मोशन अगर और तो फिर क्या बोलेंगे? तो लिख लो, द मोशन विच कैन कैप्चर, इसमें लिख लो, द मोशन विच कैन कैप्चर, द मोशन दिख रहा है, द मोशन विच कैन कैप्चर ऑन अ प्लेन, ठीक है, बट नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। समझ में आया? अगर ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं कि देखो ये पॉइंट है, यहां से मैं ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया, ये बताओ कौन सा मोशन है? अरे जो मैं मूवमेंट कर रहा हूं कौन सा मोशन है? 1D 2D 3D है? ये 2D है भाई, अक्ल नाम की चीज नहीं है, इतना डेफिनेशन बताने के बाद भी। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर ध्यान दो, ये प्लेन में हो रहा था, अरे बोर्ड के प्लेन में चल रहे हैं ना, और ये स्ट्रेट लाइन पे कैप्चर है क्या? मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, ये प्लेन में कैप्चर हो रहा है मोशन। तो अगर मोशन प्लेन में कैप्चर होता है तो वो क्या है? 2D है। क्या बताओ यार, इतना डेफिनेशन बताने के बाद अगर गलत बताते हो ना भाई साहब तो तकलीफ है। अब मैं दिखाना, मैं बता रहा हूं, इसको बताना है, ये बताओ। अरे बोलो कौन सा है? अरे ये 2D है, मोशन देखो ना स्ट्रेट लाइन पे नहीं है और प्लेन में है, तो ये 2D है। और सीधा एगो सर्कल मोशन ले ले तो, ऐसे सर्कुलर मोशन, ये भी क्या है? 2D है। बोलो, ये भी 2D है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा लेकिन कैप्चर ऑन प्लेन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D। तो हम लोग शायद 1D और 2D के बारे में समझ चुके हैं। चलो जल्दी लिखो तो, नोट करो तो। अरे यार आधा घंटा हो गया, जल्दी नोट करो। चलो 3D के बारे में भी लिख लेते हैं फटाफट, इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया क्या मैं? आप बताओ 3D क्या बोलोगे? जो प्लेन में भी कैप्चर ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3D। ठीक है, द मोशन which is not kept, which can not capture even on a plane। ठीक है,
जैसे इस तरह का मोशन देखना है, ये मान लो कि ऐसे करके जा रहा है, तो क्या होता है कि ये जो मोशन है ये प्लेन में भी कैप्चर नहीं हो रहा है। तुम देख रहे हो ये क्या है, हेलिकल मोशन है। कौन मोशन है? हेलिकल मोशन। तो ये हेलिकल वाला जो मोशन है ये स्पाइरल या हेलिकल है? अरे स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी में देखते हैं ना, पर वो सच में बताऊं तो वो स्पाइरल बाइंडिंग नहीं है, वो हेलिकल है। लेकिन लोग गलत वर्ड का यूज करते हैं, खैर जाने दो। पर मैं बता रहा हूँ वो स्पाइरल, वो हेलिकल ही बाइंडिंग है, लेकिन स्पाइरल बाइंडिंग बोलचाल में हम लोग कहने लगे, स्पाइरल ये होता है, ये हेलिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि देखो कोऑर्डिनेट चेंज, कितना कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा नहीं कर रहा इस पे मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखो कि अगर मान लो कि ये देखो इसमें मैं एक्स मान लूँ, देखो यहाँ ध्यान देना, मैं बोलूँ कि ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये मैं ये पेन को देखो, ये मार्कर को, ये थोड़ा ऐसे उठा हुआ है, ये 3D में है, मतलब इसमें एक्स वाई जेड, अगर इस मार्कर के चीटी अगर मान लो मार्कर पे चले तो चीटी का मोशन तो तीनों एक्सिस में हो रहा है, तो 3D होना चाहिए, पर है नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रहा है। तो ये मैं जब जब ये डेफिनेशन तो क्लियर कट है कि स्ट्रेट लाइन पे चले वो स्ट्रेट लाइन ही मोशन है, इवन उसमें तीनों एक्सिस चेंज क्यों ना हो रहा हो। तो ये मिथ कैरी हो जाता है, इसलिए आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपना टाइप्स ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, मोशन को अंडरस्टैंड भी कर लिए, कोई दिक्कत? अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे मोशन का पैरामीटर। क्या पढ़ेंगे? मोशन के पैरामीटर को यूज करेंगे। तो मोशन का पैरामीटर को यूज क्या है, कितने मोशन के पैरामीटर, क्या क्या यूज करने वाले मोशन में? एक तो हम पोजीशन ही बता दिए, पैरामीटर ऑफ मोशन, हेडिंग डालो पैरामीटर पार्टिकल कहाँ है, कहाँ था, भविष्य में कहाँ होगा, ये सब क्या बोल रहा हूं मैं, ये मैं पोजीशन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं? पोजीशन। तो पोजीशन एक आ गया अपना पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर क्या आ गया? पोजीशन। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि पोजीशन क्या होता है। दूसरा भाई पोजीशन, वही पोजीशन के साथ भाई कहाँ कितना देर लगा उस पोजीशन पे, इस पोजीशन से उस पोजीशन में जाने में, तो यानी कि टाइम का भी जिक्र हो रहा है, तो टाइम भी एक पैरामीटर है इसमें, मोशन के पैरामीटर में। थर्ड क्या है कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, तो पोजीशन टाइम के साथ बदलने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, इस पर भी चर्चा करेंगे डिटेल। ठीक है, और एक है कि भाई जो वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये एक पैरामीटर है एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के जो है इतने पैरामीटर का हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, और एक दूसरे का कन्वर्जन भी हम लोग जानने वाले हैं कि भाई पोजीशन टाइम, फिर पोजीशन बदल रहा है तो स्पीड, स्पीड वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? अब ये दिया हो, वो दिया, ये निकालो, ये दिया है, ये दिया, वो निकालो, कुल मिला के ये यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स यूज होने वाले हैं। अगर मैथमेटिकल टूल्स नहीं पता है ना तो हम लोग ये जो है ना इसको इधर उधर नहीं कर सकते। इसमें हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, मतलब फार्मूला निकाल के लेके आएंगे, उस फार्मूला यानी कि उसको टूल्स को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये पोजीशन ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैथमेटिकल टूल्स का जो है ना चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो मैं एक बात बता देता हूँ दोस्त, मैथमेटिकल टूल्स के लिए मैंने काफ़ी लेक्चर्स लेके पूरा मैथमेटिकल टूल्स को पूरे डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है, उसमें आराम से एग्जाम्पल्स लिए हैं बहुत सारे, और डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका डिस्कशन किए हैं। अगर आपको सच में मतलब मैथमेटिकल टूल्स में ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तो आपको तो वहीं जाना पड़ेगा। नहीं लग रहा है कि यार दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा बस ब्रशअप कर दो, हाँ मैं देख लूँगा, पहले भी देख रखा हूँ, तो भाई उसके लिए तो ये
सही है, क्योंकि उसके लिए मैं अभी जो है बिल्कुल स्पीड में ही, तो फास्ट वे में हम क्या करने वाले हैं, इसको पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और क्या क्या चीज़ इसको मतलब याद करके ही चलना है, इसको रट के रखना है ताकि इसमें दिक्कत ना हो। मैथमेटिकल टूल्स में वेक्टर भी मैथमेटिकल टूल्स में ही आता है, ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। और ये अपना जो सबसे रामबाण है वो है कैलकुलस। हाँ, यहीं से शुरू होगा भी काइनेमेटिक्स, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलो भाई, वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सुने हो वेक्टर? देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, मैं थोड़ा पीछे जाके बात कर लेता हूँ। ये जो यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है मेजरेबल होता है। मतलब सबसे पहले तो मेजरेबल होना चाहिए। अगर मेजरेबल ही नहीं हो तो मेरे काम का वो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेजरेबल होना चाहिए तभी उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में लेंगे। अगर फिजिकल क्वांटिटी, अभी हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा करेंगे, ठीक है? एक है वेक्टर, एक क्या है? वेक्टर, और दूसरा स्केलर। एक वेक्टर होगा, दूसरा स्केलर होगा। वेक्टर यानी कि इसमें दो चीजें होगी, ठीक है? पहले तो वेक्टर पहचाना कैसे कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को इसमें इस कैटेगरी में रखेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है ना डायरेक्शन, उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको वेक्टर के कैटेगरी में रखेंगे। होना चाहिए मतलब कि जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे दो चीज़ें की जरूरत पड़ेगी। एक तो मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसके पास डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा, यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। इसीलिए इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वेक्टर है। स्केलर में क्या चीज़ ले लेंगे? स्केलर में, स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल्स ले लूं, तो इसमें एग्जांपल्स भर लेना पूरा। ये स्पीड आर हो गया, जैसे स्पीड, टाइम, और भी चीज़ें ले सकते हो, बहुत सारा चीज़ है इसमें। डिस्टेंस, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता देता हूँ, चलो आगे ही बता दूंगा, ठीक है? ये मेजरेबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वेक्टर पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है? देखो यहाँ पर वेक्टर जो है, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, देखो ये तुम्हारा एरो है ना, देख रहे हो एरो, इसको हम लोग जो है वेक्टर बोलेंगे। बिल्कुल वेक्टर बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, एक यहाँ पर देखो, ध्यान दो, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट हो गया, जहां से चीजें स्टार्ट होगी, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ये तुम्हारा जो है फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है? अब मैं बताता हूं, अगर मान लो ये ए वेक्टर है, मैं बोलता हूं कि ये ए वेक्टर है, तो ये जो लेंथ है ना, लेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा। और ये तुम्हें देख रहा है एरो, ये जो है ना, ये एरो जो ऊपर से एरो से ही दिखा रहा हूं उसको भी, तो ये जो तुम्हारा हेड वाला पार्ट, इस ये जो है डायरेक्शन को बताएगा। किसको शो करेगा? डायरेक्शन को ये शो करेगा, ठीक है? तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये तुम्हें समझ में आया? कोई दिक्कत? तो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से। जैसे मान लो कि मैं बोलूँगा ए वेक्टर, तो अब मैं यहाँ पर ना छोटा सा एरो लगा दूंगा, इसका सिंबल है ये। हाँ, ये वेक्टर, ए वेक्टर को बता रहा है। अगर मुझे ए वेक्टर को स्केल डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा? ऐसे एरो ले लूँगा, ये स्केल डायग्राम है। ये क्या है? स्केल डायग्राम दिख रहा है तुम्हें? ये स्केल डायग्राम है पूरा। ये तुम्हारा, जैसे मान लो कि ये वाला देखो, ये कह दूंगा कि ये अपना स्केल डायग्राम है, जिसमें ये जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा। किसको दिखाएगा? मैग्नीट्यूड को। और ये अपना डायरेक्शन को दिखा देगा। तो स्केल डायग्राम में जितना लेंथ उतनी मैग्नीट्यूड, उसके प्रोपोर्शन में ही मैग्नीट्यूड होता है। कोई दिक्कत? अब मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो कि
क्या बोला कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर में दो चीजें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर बोल रहे हैं उसमें दो चीजें हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। यानी कि अगर मुझे इस वेक्टर को लिखना हो तो मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। देखो ये मैं इसको ऐसे दो डंडा के बीच में रख दिया तो इसको मॉड बोलते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड को बताया। और इसके अब बाद क्या, मैग्नीट्यूड के बाद इसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है ना, इसका भी एक सिंबल है। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो है ना ए कैप, ये जो कैप लगा दिए, ये इस डायरेक्शन को ही केवल बताता है। इसका नाम भी है, उस नाम को भी मैं जिक्र कर देता हूं। इसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है? यूनिट वेक्टर। अरे समझ में आया? तो ये जो तुम देख रहे हो ना यूनिट वेक्टर, अब मैं इस यूनिट वेक्टर को बता रहा हूं थोड़ा। ये यूनिट वेक्टर को, तो ये जो तुम्हारा जो कोई वेक्टर था, मैं ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर को बोलूं कि यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यानी कि किसी भी वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है तो उस वेक्टर को ना क्या करोगे, उस वेक्टर को क्या करो, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। हाँ, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उसका ही क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी कि उस वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। इसको लैंग्वेज में भी लिख देता हूं मैं, इसके लैंग्वेज में लिखा रहता है ऐसा, देख लेना। इसको बोला जाता है कि देखो ये जो है ना यूनिट वेक्टर दिख रहा है, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये दिख रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये अपना यूनिट वेक्टर हो गया। एक दो बातें यूनिट वेक्टर में मैं और लिख देता हूं। जैसे ये यूनिट वेक्टर है ना, इसको ध्यान में रखना, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का नाम इसलिए यूनिट पड़ा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि इसका पर्पस किसी भी वेक्टर को क्या डायरेक्शन बताना। यानी किसी भी वेक्टर में दो चीजें हैं, कितना और किधर। कितना का मतलब मैग्नीट्यूड और किधर का मतलब डायरेक्शन। यानी कि कोई भी वेक्टर के ले लो, जैसे मैं वेक्टर ये वाला वेक्टर, ये रहा कितना, ये है किधर, ये क्या है? कितना। कितना का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। और किधर का मतलब डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन, तो ये किधर है? किधर। तो ये भी याद रख सकते हो कि कितना और किधर। कितना हो गया मैग्नीट्यूड और किधर हो गया डायरेक्शन। अब इसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पीछे का पर्पस ये था कि इसको दिखाना था डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 लेना था। अगर किसी भी वेक्टर में इसको लगा दूं तो उसके मैग्नीट्यूड पर फर्क ना पड़े। किसी वेक्टर के पीछे अगर लगा दिया ना, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के पीछे लगा दिया तो उसका वो डायरेक्शन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट। इसीलिए इसका नाम है यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। अब मैग्नीट्यूड 1 है तो देखो कोई बोलेगा यार यूनिट वेक्टर है तो इसके पास यूनिट भी होना चाहिए। सबसे खास बात, यूनिट वेक्टर के पास यूनिट ही नहीं होता है। इसके पास यूनिट नहीं है, नो यूनिट। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है, तो नो यूनिट एंड डायमेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दो तीन बातें अगर यूनिट वेक्टर के बारे में अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब मैं एक बात बताता हूं, सुनो। ये तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है क्या? हाँ, चलो यूनिट वेक्टर से पहले अब यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल आगे हम खूब पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। फिलहाल एक बात मैं बताता हूँ, ये यूनिट वेक्टर में यहाँ पे भी लिख देता हूँ। चलो थोड़ा सा स्पेस बच गया तो मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ। ये देखो, अभी हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पर क्या है? एक्स वाई जेड। बोलो तो क्या हुआ कि ये है एक्स एक्सिस। क्या है ये? एक्स एक्सिस। मतलब ये क्या है? वाई एक्सिस। और ये क्या है? जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए आता है आई कैप, इसको दिखाने के लिए आता है जे कैप, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है के कैप। ये यूनिट वेक्टर है। आई कैप ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पार्टिकल चलेगा ना
तो उसमें आई कैप लग जाएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को शो कर रहा है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को शो कर रहा था जे कैप, और जेड का तो के कैप। ठीक है, हैं? परंपरा, परंपरा, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। फटाफट देखेंगे भाई साहब, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो है पहला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। फर्स्ट क्या है? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा क्या मतलब, तुम जान ही लो, है ना। थोड़ा क्या जानोगे, बड़ा बहुत सारा जान लो। देखो पैरेलल वेक्टर कुछ नहीं है। देखो वेक्टर का सिंबल ये था ना, तो मान लो ये वेक्टर है अपना ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर भी जो है ना ऐसे ही होना चाहिए, इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए। बस दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो समझो वो पैरेलल वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं? तीसरा आता है इक्वल वेक्टर। सॉरी, दूसरा क्या है? इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या है? तो इक्वल वेक्टर के बारे में भी जान लो। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है, नाम है इक्वल, तो वो उसका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। तो ये क्या है? इक्वल वेक्टर। ये अपना ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर। हम दो वेक्टर लेके चल रहे हैं, ए और बी। तीसरा आ रहा है अपना एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एंटी पैरेलल। तो भाई साहब एंटी पैरेलल में क्या है कि एंटी पैरेलल नाम है, मैथ्स में एंटी पैरेलल का मतलब तुम्हें समझ में आता है। अब देखो ये एंटी पैरेलल का मतलब सीधा है कि एक वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा वेक्टर इधर होगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल की बात करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। पैरेलल में थीटा की बात करेंगे तो वो 0 डिग्री होगा, इसमें भी 0 डिग्री होगा। अरे जो इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल भी है, लेकिन जो पैरेलल है वो इक्वल हो जरूरी नहीं, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए डायरेक्शन के साथ साथ। लेकिन जो पैरेलल वेक्टर है उसमें केवल 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 के मतलब नहीं, हम लोग ध्यान केवल डायरेक्शन पर देंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग पैरेलल मानेंगे। वो मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा है कि तीसरा नहीं, चौथा क्या है? निगेटिव वेक्टर। क्या है? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर बहुत खास बात देखना, जैसे कि मैं एंटी पैरेलल वेक्टर बताया था ना, तो एंटी पैरेलल में क्या किया, मैं डायरेक्शन को फ्लिप कर दिया दूसरे वेक्टर का। अब इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन तो फ्लिप होगा लेकिन मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। थीटा 180 डिग्री पर मैग्नीट्यूड इसका सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम मैग्नीट्यूड। मैं लिख देता हूँ सेम मैग्नीट्यूड। ये अपना निगेटिव वेक्टर एकदम दिमाग में इसको जो ना छाप लो। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ी है, इसको बस रटना है। नल वेक्टर। नल वेक्टर से पहले मैं को इनिशियल वेक्टर के बारे में बता देता हूँ। ये दिख रहा है इधर, को इनिशियल नहीं दिख रहा है? तो को इनिशियल वेक्टर जो है नाम है को इनिशियल, मतलब इसका इनिशियल पर को मतलब सेम होता है। तो को इनिशियल का मतलब होता है कि सेम इनिशियल पॉइंट हो, चले किधर भी, देखो किधर भी डायरेक्शन उसे कोई मतलब, जैसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो ये वेक्टर कौन सा होगा? तीनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर हो गया। तीनों वेक्टर क्या हो गया? को इनिशियल वेक्टर हो गया। अब मैं ले लेता हूं को लीनियर। कौन सा वेक्टर? को लीनियर। तो को लीनियर लेंगे, ये अब 6 वाला पॉइंट होगा। देखो को लीनियर में देखो, लीनियर का मतलब लाइन है ना, तो को का मतलब सेम, तो सेम लाइन पर हो। सेम लाइन का मतलब देखो ए वेक्टर, इसी लाइन पर बी वेक्टर, इसी लाइन पर सी वेक्टर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोलिनियर वेक्टर हो गया। जैसे कि मान लो कि ये जो पैरेलल वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, क्या ये कोलिनियर है क्या? है? अब मैं क्या करूंगा कि इसको देखो, इसको ना तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो और आगे भी शिफ्ट कर सकते हो। करने के मतलब तुम इसको घुमा नहीं सकते हो, लेकिन कोई भी वेक्टर को इटसेल्फ जो है पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करूंगा कि इसको शिफ्ट करके इसका जो है हेड उखड़ गया। अरे यार रुक जाओ, इसका हेड उखड़ जाएगा। कोई बात नहीं, 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 सबका इलाज है। ये देखो तुम्हारा जो है वेक्टर है ना, चलो देखो ये वाला वेक्टर देखो, इसको तुम आगे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ रहा है, डायरेक्शन में फर्क पड़ रहा है। इसको ऊपर ले जाओ कोई फर्क पड़ रहा। हाँ, इसको घुमाना नहीं है, इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे इधर कहीं भी ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे
ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी ले जा सकते हैं। देखो तो ये कोलिनियर वेक्टर नहीं हो गया है। तो कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया तुम्हें, कोई दिक्कत? अब लिनियर को इसको कोपल कोई भी एक लाइन पे हो कोलिनियर वेक्टर, सीधा साधा डेफिनेशन। 7 नंबर है कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर को देखेंगे, एक प्लेन में हो, जैसे बोर्ड, इस बोर्ड एक प्लेन में है, इस बोर्ड पर जितने भी वेक्टर बना दो सब कोप्लानर है। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल के बारे में तो तुम्हें पता है कि टेबल एक प्लेन में होता है, देखो ये एक प्लेन में है ना। तो क्या होगा कि ये जो है ना, ये इस पर तुम जितना वेक्टर बनाना है बना दो, ठीक है। मैं सब वेक्टर ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी सब वेक्टर क्या है? कोप्लानर। एक प्लेन में है तो कोप्लानर वेक्टर हो गया। एक होता है कॉन्करेंट वेक्टर, इसके बारे में भी जान लो, क्या दिक्कत है, सब जान ही रहे हो तो इसके बारे में भी जान लो। इसमें क्या होता है कि कॉन्करेंट वेक्टर में क्या होता है कि जो भी वेक्टर होगा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम होगा, मतलब एक कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए। वेक्टर में क्या खास बात है कि एक कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए। देखिए ये वाला वेक्टर मान लो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसको पीछे करेंगे तो बोलो बोलो, इस वेक्टर को देखो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये सब वेक्टर जो है ये क्या है? कॉन्करेंट वेक्टर, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ कॉन्करेंट वेक्टर। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, तो ए बी सी वेक्टर क्या है? कॉन्करेंट वेक्टर है। कोई दिक्कत? ये अपना लास्ट वाला मैं पढ़ लेता हूँ, नल वेक्टर। क्या है ये? नल वेक्टर। नल वेक्टर देखो, अब नल वेक्टर का वैसे जरूरत नहीं होता, लेकिन नल वेक्टर क्यों लाएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नल वेक्टर में क्या होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता है। इसके पास क्या होता है? इट हैज नो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड नहीं है तो क्या है? देखो मान लो कि कोई इक्वल वेक्टर को तुम घटा दो, इक्वल वेक्टर को क्या करो? सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इक्वल वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो आएगा जीरो। अब जीरो ना आके जीरो वेक्टर बोलेंगे, जीरो ना आके जीरो वेक्टर भी बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि ये लाया क्यों गया है? क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा जो मैं अब चर्चा करने वाला हूँ, कि यहाँ पर जो मैंने वेक्टर के बारे में बताया था ना कि वेक्टर के पास दो चीज़ें तो जरूरी होना चाहिए। वो वेक्टर को देखने के लिए दो चीज़ें होना चाहिए कि वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? हाँ, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब जो वेक्टर है उसको अगर ऐड करेंगे तो वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से वो ऐड नहीं होगा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से वो ऐड नहीं होगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक अलजेब्रा आता है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। क्या नाम है? वेक्टर अलजेब्रा। तो भाई साहब वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो करना चाहिए। तो वेक्टर अलजेब्रा ये कहता है कि अगर वेक्टर को वेक्टर में जोड़ते हो तो जो तीसरा वेक्टर आता है वो वेक्टर ही आता है, जो तीसरा आता है वो वेक्टर ही आता है। जब वेक्टर को वेक्टर में जोड़ेंगे तो जो तीसरा आता है वो क्या आता है? वेक्टर ही आता है। तो अभी हम लोग वेक्टर में वेक्टर को जोड़े सॉरी, देखो वेक्टर को वेक्टर में जोड़े तो क्या आना चाहिए? वेक्टर ही आना चाहिए। तो ये जो अलजेब्रा की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, वेक्टर अलजेब्रा की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, रूल ब्रेक ना हो, इसलिए यहाँ पे नल वेक्टर लाया गया है। समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, देखो दिमाग का तो कोई भरोसा नहीं है ना भाई। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अगर देखो वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो बातें आती है उसमें, लेकिन दो बातें आती है। वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये ए वेक्टर है, अगर इसमें मैं कोई नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये जो आएगा एक नया वेक्टर ही आएगा। ये क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। तो वही मैं बोल रहा कि अगर मैं कोई ए वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दूं सिंपल जीरो से, वेक्टर से नहीं जीरो से, तो ये जो आएगा ना वो जीरो वेक्टर आएगा। क्या आएगा? जीरो वेक्टर। देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो वेक्टर आया, तो यहाँ भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किए तो आना क्या चाहिए था? वेक्टर। तो कभी कभी दे देगा कि ऑप्शन में कि बताओ कौन सही है, सीधे जीरो दे देगा, जीरो वेक्टर दे देगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का तुम्हें क्वेश्चन बना सकता है, उसका समझ रहे हो, कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी जीरो कैप भी लगा देगा ऐसे करके, तो देखना ध्यान से कि वेक्टर लिखेंगे ना कि कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है, और यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता नहीं, तो जीरो पर कैप लगा के दे देगा
अब फंसा देगा। अब तुम्हें अगर जानकारी नहीं है तो फंस जाओगे, टिक लगा के आ जाओगे, फिर बोलोगे अरे सिल्ली मिस्टेक। कौन सा मिस्टेक? सिल्ली मिस्टेक। तो सिल्ली मिस्टेक पकड़ कर रोने लगोगे। तो भैया ये है अपना नल वेक्टर, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना था, इसीलिए हम लोगों ने नल वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। इस पे भी इस कॉन्सेप्ट पे भी सवाल बना सकता है। चलो इसको एक बार देख लो, है ना, नोट करना है तो कर लो, करना है नोट, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा एक दो प्रकार और रह गया, एक्सियल वेक्टर, ये भी देख लो। तो अब देखिए लिए हो तो वो कितना पॉइंट था? 9 नंबर था ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये 10, ये 11। एक्सियल वेक्टर के बारे में मैं बता देता हूं। जैसे कि एक्सियल वेक्टर में क्या होता है कि इसके पास इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, तभी मैं उसको बोलूंगा कि भाई जिस वेक्टर के पास इनिशियल पॉइंट हो ना उसको सॉरी गलत, एक्सियल नहीं है, वो पोलर है। वो क्या है? पोलर। मैं पोलर के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डी वेक्टर है, तो इसके पास ये इनिशियल पॉइंट है कि नहीं? तो इनिशियल पॉइंट अगर हो तो समझो कि वो एक्सियल वेक्टर है, सॉरी पोलर वेक्टर। क्या हो गया मुझे, क्या हो गया? ये है अपना इनिशियल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट हो जिस वेक्टर के पास, उस वेक्टर को हम लोग पोलर वेक्टर के कैटेगरी में रखेंगे। किस वेक्टर कैटेगरी में रखेंगे? पोलर वेक्टर के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। चलो एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में क्या होता है? जो रोटेशनल इफेक्ट को दिखाए, ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को दिखाए, रोटेशन मोशन में यूज करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये देखो, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं? एक्सियल वेक्टर में रखते हैं। जैसे टॉर्क, सब चर्चा करेंगे आगे। टॉर्क हो गया, अल्फा हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। कभी कभी जे से दिखाता है एंगुलर मोमेंटम को, ये हो गया। लेकिन डी थीटा लेंगे, थीटा नहीं है वेक्टर, ठीक है। डी थीटा जो छोटा सा स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर की तरह ट्रीट होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो मैं इसको जो है ना यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। हाँ, यह है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और ये रहा अपना एडिशन। अब मैं वेक्टर को जोड़ना सिखाऊंगा, वेक्टर को जोड़ना सिखाएंगे, है ना। क्या सीखने वाले हैं? दो वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। अरे सिंपल है, दो वेक्टर को ऐड करना कैसे सीखना है बताओ। जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर है, एक क्या है? एक वेक्टर मान लो, ठीक है। और दूसरा वेक्टर मैं बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर है, देखो। अब मुझे ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है। ये ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है। इसको क्या करना है? ऐड करना है। इसे क्या करना है? ऐड करना है। तो इसमें जो है ना देखो, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर अलजेब्रा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे। पहले ग्राफिकल मेथड, दो ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है हम ग्राफ बना के सीखेंगे, यानी पिक्चर बना के, पिक्चोरियल मेथड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पहला मेथड इसमें आता है ट्राइंगल रूल वेक्टर एडिशन का, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, ट्राइंगल लॉ बोलो, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ठीक है। पैरेललोग्राम तो मैथ्स में पता है क्या होता है, ट्राइंगल भी पता है। तो ये कह रहा है कि देखो ट्राइंगल रूल क्या कहता है, मैं एकदम वर्बली बोल देता हूँ। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि जो ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड। तो ये बोलता है कि जो दो वेक्टर को जोड़ना है ना, वो दो वेक्टर ट्राइंगल का 2 साइड होगा। क्या करेगा? 2 साइड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसका ऑर्डर किस तरह से रखना वो भी मैं बता देता हूँ, उसको ध्यान से कान खोल के सुन लो।
उसका ऑर्डर इस तरह से होगा कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल को रखेंगे, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर को टेल को रखेंगे। ये दो जो वेक्टर होगा ये दो साइड ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, जो तीसरा साइड होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसका ऑर्डर होना चाहिए पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर को हेड मिला दो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो रिजल्टेंट हो जाएगा। ये पिक्चोरियल मेथड हो गया। जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर 2 वेक्टर है, मैं यहाँ पर पहले उससे पहले चलो इसको जोड़ना है, चलो इसी को जोड़ लेते हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है, सॉरी इस वेक्टर को देखो, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल रख दो। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा ना वो फ्लैट ट्राइंगल बनेगा। वो कैसे ट्राइंगल बनेगा, फ्लैट बन जाएगा, फ्लैट ट्राइंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखना मैं बोल रहा हूँ कि इसके टेल को इसके हेड से मिला दो, तो ये तुम्हारा जो आएगा ना, ये क्या आएगा, ये तुम्हारा ये ट्राइंगल का थर्ड साइड हो गया, जो कि दिखने में तुम्हें नहीं दिखेगा लेकिन है फ्लैट ट्राइंगल भाई साहब। अब ये देखो, ये टेल हो गया, पहला वाला वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला दो, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये तुम्हारा बी वेक्टर हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। जब तुम देख रहे हो ना भाई ए वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर सीधा इसका मैग्नीट्यूड यानी जिस लेंथ मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो ये जो लंबाई है और इसकी जो लंबाई वो मिला के दोनों को मिला के इसका अकेला का लंबाई है ना, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, यानी मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई को जोड़ दो, तो सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, पहले मैं सिंपल से शुरू कर दिया। चलो मैं अब क्या करता हूँ ना कि मैं कोई एंगल पे ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं, एंगल पे। जैसे मान लो हाँ यहाँ पर थीटा 0 है। क्या हुआ कि देखो ये अपना पहला वाला वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा दूसरा वेक्टर है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। अब मैं ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊंगा, तो पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल ऐसे करके रख दो। ठीक है, तो जो थर्ड साइड, अभी ट्राइंगल की 2 साइड बन गया, थर्ड साइड क्या होगा, कैसा होना चाहिए उसका ऑर्डर, पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड को मिला दो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, रिजल्टेंट आ जाएगा। ये ए वेक्टर रहा, बोलो, और ये रहा बी वेक्टर, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसकी लंबाई कितना होगा वो तो तुम क्या करो, इंची टेप से मेजर कर लो। हाँ यहाँ मोड़ लगेगा। ठीक है, अब यहां पर एक भाई ई जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो ये है थीटा। क्या है, थीटा है। ये एंगल जो है थीटा है, थीटा। बिल्कुल बिल्कुल सब बताएंगे। ये बी वेक्टर, ये थीटा है, ये एंगल बिटवीन 2 वेक्टर है। अब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके बता देता हूँ कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कैसे पहचानेंगे। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, क्योंकि इसमें भी जो है ना लोगों को 2 वेक्टर को गुमराह कर दिया जाता है, तो गुमराह नहीं होना। देखो तुम्हें दिख रहा है कुछ, तुम्हें कहाँ दिख रहा है कुछ, मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो तुम्हारा ए वेक्टर है, ठीक है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है। अरे बोलो है कि नहीं है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है। अब मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना, कान खोल के ध्यान से सुन लेना। क्या खोल के ध्यान सुनना, कान खोल के ध्यान सुनना। अब बताओ ये जो ए वेक्टर है, पहले तो मैं वेक्टर लिख देता हूँ, ये ए वेक्टर जो है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, एरो क्या बताता है, डायरेक्शन को। तो ये तुम्हारा जो है ना डायरेक्शन है, ए वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन है। ये तो है डायरेक्शन है कि भाई इधर है डायरेक्शन ए वेक्टर का। अब बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये है। कुछ दिख रहा है तुम्हें, एरो बताता है डायरेक्शन को, हम क्या कर रहे हैं, बताता तो बताता है। देखो बताया, कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं तो अब ध्यान सुनना भाई। ठीक है, जिससे भी सुनते हो ध्यान सुनना कि जो पहला वाला वेक्टर है ना, जो पहला वाला वेक्टर है वो दूसरे वाले वेक्टर से कितना घूम गया, वही एंगल बिटवीन 2 वेक्टर है ना। यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कितना घूम गया, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कितना घूम गया, वही है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अब कुछ लोग बोलेगा कि भाई साहब हम तो ऐसे नहीं पढ़े थे, हमारे गुरुजी
पढ़ाए थे कि टेल से टेल मिला, अरे भैया टेल से टेल मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या है। तो भाई बढ़ा दो इसको, ऐसे करके बढ़ा दो, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। इस वेक्टर को बढ़ा दिए, इस वेक्टर को भी बढ़ा दो तुम आगे करके, लो ये मिल गया टेल से टेल। टेल से टेल मिला या हेड से हेड मिला, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो जाता है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको सुनना। ये कॉन्सेप्ट ये है कि भाई साहब टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ, ये तो एक स्टेप आगे चला गया क्योंकि ये एकदम से रिजल्ट बता दिया गया, पर थोड़ा सा मैं एक स्टेप पीछे लेके बता रहा हूँ कि सीधा साधा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ठीक है, और दूसरे वाले वेक्टर का जो डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में कितना घूम गए, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इस सिंपल कॉन्सेप्ट को तुम जहां जहां लगाओगे कोई दिक्कत नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद जो है तो तुम बताना। जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल ये है कि अब बताओ कि ये तुम्हारा एक वेक्टर है, ये क्या है तुम्हारा, तो ऐसे नहीं बनाएंगे वेक्टर, अपने पास टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, सदुपयोग करेंगे ना। क्या करेंगे, सदुपयोग। ये रहे भैया, ओहो, अब तुम्हें जो है ना अपने कॉन्सेप्ट का यूज करना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया हो। मैं बोल रहा हूँ कि ये अपना ए वेक्टर रहा, ये अपना बी वेक्टर रहा है, तो बताओ ये अगर मैं 60 डिग्री दे देता हूँ, तो बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कितना होगा, 60 होगा, 60 तो होगा, जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा। अब टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ उस पर भी मैं बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो तुम्हें डायरेक्शन कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि इसका डायरेक्शन कितना इधर है, बोलो, और इसका डायरेक्शन किधर है बताओ, इसका डायरेक्शन इधर है। अब किधर देखो, मान लो कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन कितना घूम गए, इस डायरेक्शन से इस कितना घूम गए, ये इस डायरेक्शन से कितना घूम गए, इतना ही तो घूमे, और ये चीज़ क्या है थीटा, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 है। अरे बताओ, सिंपल है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन कितना घूम गए, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कर लोगे, तो ये तुम्हारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी समझ, कौन, क्यों, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक सवाल और बना लो, ट्रायंगल रूल वेक्टर, नहीं एंगल बिटवीन टू वेक्टर पर बताओ। तो एक वेक्टर रहा, ये क्या रहा, ये रहा एक वेक्टर ए वेक्टर, और ये रहा तुम्हारा बी वेक्टर, और मैं ये एंगल दे दिया 120। तो बताओ ये बी वेक्टर था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताओ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अरे सिंपली समझना जो है ना वो सिंपली समझा करो, ठीक है। थीटा बताओ कितना होगा, अब कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ ध्यान देना, जो ध्यान देना वो इस बात को ध्यान दो। देखो तुम्हें पहला वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ये, दूसरा वाला वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो इस डायरेक्शन से देखो, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कितना घूम गए, ये घूम गए, यही तो घूमे हैं। अब ये कितना है, ये 120 है, तो ये 60 डिग्री है, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। देखो या तो तुम आगे अपना रूल भी बना सकते हो, टेल से टेल मिला लो या हेड से हेड मिला लो, जो स्मॉल वाला स्पेस क्रिएट होगा ना उसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोल देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोलो। अब जो हम लोग आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं, जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग देख लिए थे कि कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है, ये तुम्हारा वेक्टर है, बोलो, ये मान लो ए वेक्टर है। अब बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा रहा बी वेक्टर, ये रहा तुम्हारा बी वेक्टर, ऐसे करके दिया हुआ है, ये बी वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है, ऐड करना है। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा तुम्हारा बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर को ऐड करना था। कैसे करेंगे ऐड, तो क्या करते, ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर के टेल को डाल दो, ठीक है। ये रहा अपना ट्रायंगल का दो साइड्स। तीसरा साइड ये बोलेगा कि भाई साहब, तीसरा साइड क्या बोलेगा कि
पहले वाले वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला दो, ठीक है। यही अपना हो गया एंगल, क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। कोई दिक्कत? तो ये बी मिटा के मैं यहाँ कर दूँगा, बी शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, देखो ये बी वेक्टर हो गया, तो ये आर वेक्टर हो गया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ए वेक्टर की लंबाई तो ये, बी वेक्टर की लंबाई ये है, लेकिन अब आर वेक्टर की लंबाई कितना होगा, इसको कैसे बताएं कि आर वेक्टर की लंबाई कितना होगा? तो भाई साहब मुझे जो है ना, अगर मैथ्स आता है थोड़ा बहुत, तो मुझे पता है कि अगर ये लंबाई मुझे पता है ना और ये लंबाई पता है, तो मैं ये लंबाई तो आराम से निकाल दूंगा। राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अगर इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ कि ए है और इसकी लंबाई जो मान लेता हूँ बी है, क्या है, तो क्या बोलेंगे बताओ? तो अगर ए वेक्टर का ए मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का बी मैग्नीट्यूड है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सीधा दिख रहा है, पाइथागोरस लगा देंगे, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ? अरे सिंपली, अरे कुछ नहीं लगेगा, तुम्हें तो मैथ्स पर ध्यान देना है, ठीक है। जहां फंसोगे वहां बताना बस। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है, समस्या ये कि कभी कभी ऐसे थोड़ी होगा कि 90 डिग्री घूम के चल गया वो, हैं? कभी कभी ऐसे भी तो होगा कि ये ऐसे ना हो कि ऐसे घूम गया हो, ऐसे बोलो। अगर ऐसे घूम गया हो तो घूमने दो, ऐसे घूम गया ये वेक्टर, तुम्हें दिख रहा है? तो तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, पता क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट करने में क्या दिक्कत है, देखो कर लिए, कोई दिक्कत? अब ये रहा ए वेक्टर, क्या है, ये ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। अब मैं ये तीनों वेक्टर को, ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो ये तुम्हारा रहा थर्ड वेक्टर, बोलो, ये थर्ड वेक्टर रहा, ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर मुझे जो है बताना है, कैसे बताएंगे बताओ? ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना। रिजल्टेंट वेक्टर तो मुझे दिख रहा है, अगर एंगल बोलेगा तो बोलते कि यार ये अल्फा डिग्री पे ना, मतलब ए वेक्टर से अल्फा जो है मुड़ गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज अल्फा मुड़ चुका है, वही रिजल्टेंट वेक्टर है। कुल मिला के मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुनना। जैसे तुम्हारा ये होम है, या मान लो कि ये होम है, ठीक है। अब ये स्कूल है, यहाँ पे क्या है, स्कूल। अब तुम्हें जो है ना घर से स्कूल जाना है, अब मान लो कि तुम्हें घर से स्कूल जाना है, तो तुम अगर यहाँ बीच में गड्ढा उड्ढा है पूरा, तुम्हारा रोड जो है ना कुछ इस तरह से है, कि रोड किस तरह से मैं बताता हूँ। रोड कुछ इस तरह से है, देखो ये रोड है, ऐसे रोड जा सकता है, ठीक है, ये रोड है इस तरह से, ऐसे करके रोड है, ऐसे करके। यहाँ पर नहीं जाने वाला रास्ता है, तो क्या करोगे बताओ? हैं? तो एक तो ये है कि मैं अगर डायरेक्ट ऐसे जाऊँ, ऐसे तो मैं जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पर गड्ढा है ना यार, इसीलिए नहीं जा सकता। लेकिन अगर मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक खाना भेजना है, तो हो सकता है मैं ड्रोन से भेज सकूँ, ड्रोन से खाना भेज सकूँ, ठीक है। लेकिन ड्रोन से नहीं भेजना है मुझे, साइकिल से भेजना है खाना। मान लो टिफ़िन भेजना है किसी स्टूडेंट को, तो उसको हम बोलेंगे देखो भाई साहब, ये जो है ना, ये तुम्हारा रहा हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये तुम्हारा ईस्ट हो गया। डायरेक्शन पता है ना तुम्हें, ऐसे करके बता देगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, वेस्ट। हम बोलेंगे देखो घर से ना तुम ईस्ट की तरफ चलो, ठीक है, तुम चलो ईस्ट की तरफ 4 मीटर, ठीक है। और फिर क्या करो, तुम 90 डिग्री मुड़ जाओ। क्या करो तुम? 90 डिग्री मुड़ जाओ। जब तुम 90 डिग्री मुड़ोगे और चलो 3 मीटर, कितना चलो? 3 मीटर, तो तुम स्कूल में पहुंच जाओगे। तो 4 मीटर चला इधर, 3 मीटर से चला, स्कूल में पहुंच गया। अगर मान लो मेरे पास ड्रोन है, तो हम ड्रोन वाला को ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम इधर भेजना रिमोट, तुम्हें मैं उसको बोलूँगा कि भाई तुम क्या करो, 4 मीटर से ना तुम 4 मीटर से 37 डिग्री एंगल पे, कितना? 37 डिग्री एंगल पे तुम क्या करो, ईस्ट से 37 डिग्री जो है मुड़ जाओ। तो ईस्ट से 37 डिग्री मुड़ जाओ और 5 मीटर चल जाओ, तो तुम पहुंच जाओगे स्कूल पे। यानी कि एक ये ऐसा वेक्टर है जो इफेक्ट ये वाला वेक्टर दे रहा है ना, ये दोनों मिल के दे रहा है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर मिल के दे रहा है। तो ये जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, इसका ये दोनों कंपोनेंट हो गया। ये दोनों क्या है? कंपोनेंट है। ये दोनों इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि इस वेक्टर को हमने 2 भाग में स्प्लिट कर दिए, 2 वेक्टर में स्प्लिट कर दिए इसको,
ठीक है। तो एक 4 मीटर का वेक्टर हो गया जो ईस्ट, इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। ये 3 मीटर का वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा वेक्टर का फील हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो है हम बता देंगे कि ये जो ना 37 डिग्री एंगल पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ईस्ट से 37 डिग्री एंगल पे है। किसके तरफ जा रहा है? ये किसके तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। किसके तरफ जा रहा है? अगर देखो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री बोल सकते हैं। डायरेक्शन है किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। तो भाई यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा था मैथ, तो हमने कर दिया। अब कुछ इस तरह से आ जाए, हमेशा 90 डिग्री ना हो तो क्या करेंगे? मान लो ये थीटा एंगल, मान लो कहेगा कि भाई तुम जाओ ईस्ट में और थीटा डिग्री एंगल मुड़ जाना, थीटा डिग्री नॉर्थ की तरफ मुड़ जाना, और तब स्कूल आएगा तुम्हारा। अब यहां से तुम गए, अब ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड पता है, अब ये वाला मैग्नीट्यूड कैसे निकले? इसके निकालने के लिए ना एनालिटिकल मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्योंकि मुझे पाइथागोरस में जोड़ना तो आता है पर इसमें जोड़ना नहीं आता, तो मैं पाइथागोरस इसको बना लूंगा ऐसे करके, परपेंडिकुलर डाल के। जब परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये देखो ए है, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। और ये होता है बी साइन थीटा। ये कैसे निकाले? ये भाई सिंपली देखो, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो मैथ्स है ये बिल्कुल। तो ये बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल को तुम देखो, जिसका लेंथ है बी साइन थीटा, इसका लेंथ है ए प्लस बी कॉस थीटा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो पाइथागोरस लगा के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई साहब मैं 5 लेक्चर में वेक्टर पढ़ाया हूँ, ठीक है। वहाँ डिटेल पढ़ाया हूँ, हर चीज़ पढ़ाया हूँ, इतना ग्राफिकल मेथड बताऊँ कि तुम्हारे दिमाग में ना ग्राफ ही ग्राफ घूमेगा पूरा, ठीक है। तो वो तो तुम जाके देख लेना अगर तुम्हें दिक्कत हो, नहीं तो मैं इतना जरूर बता रहा हूँ कि तुम्हें वेक्टर में दिक्कत नहीं होगा। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है कि अगर मान लो कोई दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल दिया हुआ हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ, अब ये जनरलाइज मेथड हो गया, जनरलाइज हो गया। तुम्हें ये वाला जो रूल है ना, ये जो मैथमेटिकल फार्मूला निकाल के रखे हो दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, उसको तो डायरेक्ट इसमें भी यूज कर सकते हो। बताओ कि इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है? 0। तो हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अब मैं थीटा रखूंगा और मुझे रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट दो वेक्टर का आ जाएगा, बिटवीन दो वेक्टर का रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट मतलब एडिशन की बात हो रही है। क्या किसकी बात हो रही है? एडिशन की। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा आ गया। अब यहाँ से मैं एंगल टेन अल्फा भी निकाल सकता हूँ अगर मुझे निकालना हो। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? ये ए वेक्टर से डायरेक्शन बता रहा है, तो ए वेक्टर से ये अल्फा लिए हैं, तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा। ये नीचे क्यों लिखा हो ए प्लस बी कॉस थीटा? क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो बेस तुम्हारा ए प्लस बी कॉस थीटा है, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा है। तो इसको ऐसे रट लेंगे कि जिससे एंगल बताएगा ना रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल अल्फा जो है, ये ए अगर वेक्टर से है तो यहाँ पे ए आएगा, बाकी बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर देखो, हाँ अगर टेन बीटा मान लो कि अगर देखो यहाँ पर, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे दिखाएंगे। ये याद हो गया? कोई दिक्कत? ये तुम्हें ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यहाँ पे तुम cos 0 1 होता है, 0 रखोगे तो तुम्हें आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को भी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि भाई साहब पैरेललोग्राम जानते हो ना, हाँ आमने सामने पैरेलल होते हैं, दो साइड दोनों आमने सामने पैरेलल होते हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा वेक्टर है, पहला वाला वेक्टर। क्या कौन सा वेक्टर है? फर्स्ट वेक्टर है तुम्हारा, ठीक है। अब जो दूसरा वाला वेक्टर है, मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। तो ये बोलता है कि पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट दो साइड है ना, वो दो वेक्टर होगा। जो वेक्टर को तुम्हें ऐड करना है वो दोनों वेक्टर क्या होगा बताओ? एडजेसेंट साइड होगा। क्या होगा? एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये देखो एडजेसेंट साइड हो गया, ठीक है। अब मैं बोला कि ये वेक्टर के बीच का एंगल जो है ना थीटा है। क्या है? थीटा है। तो यहाँ टेल से टेल भी मिल रहा है और थीटा भी काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत। और इसके बीच में जो है इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके।
कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ। देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये बोल रहा है जो इस दो वेक्टर को क्या करेंगे, जो दो वेक्टर है वो पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है, दो एडजेसेंट साइड है। और जो इसका रिजल्टेंट होगा ना वो रिजल्टेंट पास करेगा, वो रिजल्टेंट किससे पास करेगा, ये जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका जो डायगोनल होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, तो ये वाला डायगोनल जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो ये डायगोनल रिजल्टेंट को बताएगा। सिंपल मैं बता रहा हूं, देखो इसको लैंग्वेज के रूप में मैं नहीं लिखा रहा हूं, ये अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये जो डायगोनल बनेगा ना पैरेललोग्राम का, जो ये दोनों वेक्टर के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल पास कर रहा है वही इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर का, वही दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है? अंडर रूट ए का प्लस बी का प्लस 2ab cos थीटा। ये तो एनालिटिकल मेथड से हम निकाल ही लिए हैं। अब पिक्चोरियल मेथड से पैरेललोग्राम को ऐसे देख लेंगे, कोई दिक्कत है? यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्या मैं वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकता हूँ क्या इसको? तो तुम देखो ना, ये तुम्हें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे कर दिए। अब ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हो। देखो बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये तो ए वेक्टर ही तो है, ये क्या है, ए वेक्टर ही तो है ये। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी तो क्या आ रहा है, आर आ जा रहा है। और ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर दो इधर, तब भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो ये वैल्यू ये जो है ना सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ए क्यूमुटेटिव ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पैरेललोग्राम से भी जस्टिफाई हो रहा है। देखो कोई दिक्कत? पैरेललोग्राम में खास बात क्या होता है, मैं एक बात और बता देता हूं। अब यहां पर एक बात देखना, इसका जो दूसरा डायगोनल है वो भी कुछ बताता है, ऐसी बात नहीं वो बिना बताए चला जाता है, वो भी कुछ बताता है। वो क्या बताता है वो मैं बताता हूँ। ये देखो ऐसा करते हैं कि ये देखो ये जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, ये किसको बताता है तो ये भी देख लेते हैं। मान लो कि इसका जो है ना ये एक्स वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एक्स वेक्टर। जब नहीं पता है तो कुछ भी क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। नहीं पता तो एक्स मान लो, क्या दिक्कत है? फिर पता चलेगा तो देख लेना, एक्स मान लिए। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स वेक्टर। अब यहाँ पर तुम देखना, ये बी वेक्टर में अगर एक्स वेक्टर जोड़ेंगे तो ये ए वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि पहला वाला वेक्टर पे दूसरा वाला वेक्टर का टेल है। तो और ये तो पहला वाला वेक्टर के टेल से दूसरा वाला वेक्टर का हेड जोड़ देते हैं। अब ऐसे याद करो, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ऐसे याद करो, दो सेम ऑर्डर में उसका सम जो होता है तीसरा अपोजिट ऑर्डर में अगर आ जाए तो वो दोनों का सम होता है तीसरा वाला। ठीक है, तो देखो यह है ऑर्डर, देखो तो बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, क्या लिखोगे, बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। बोलो अगर मुझे तो एक्स वेक्टर निकालना है तो एक्स वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्या आ रहा है, यानी दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन आ गया, ये गजब ही है भैया। यानी कि जो एक्स वेक्टर आया वो ए वेक्टर में ऐड की है माइनस बी वेक्टर को। देखो यानी कि दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है ये दूसरा डायगोनल, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि पैरेललोग्राम में एक डायगोनल एडिशन को बताता है तो दूसरा सब्सट्रैक्शन को बताता है। अब मैं सब्सट्रैक्शन भी निकाल के दिखा दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है, उसका भी फॉर्मूला मैं बना लेता हूँ, चलो क्या दिक्कत है। देखो मैं फॉर्मूला जो बनाया था ना ऐसे बनाया था कि ये वाला वेक्टर था, देखो याद करो, याद है कुछ, याद है कि नहीं याद है? तो याद है तो अभी देखना, ये ए वेक्टर था, ये दूसरा वाला मान लो ये बी वेक्टर है, ओहो ये दूसरा बी वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कितना लिए थे बताओ, थीटा। कितना लिए थे एंगल, ये थीटा एंगल ले लिए थे। ठीक है, तो जो इसका रिजल्टेंट आता था अगर ए प्लस बी करे, ए प्लस बी करे तो वो ये आता है। ठीक है, ये आता है और इसका वैल्यू भी हम लोगों को पता है कितना होता है, ये वैल्यू पता है। आर वेक्टर का मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ तो निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये ए वेक्टर रहा और ये बी वेक्टर रहा। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट मुझे पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, कर अभी भी ऐड ही रहा हूँ। देखो मुझे एडिशन आ गया ना, वेक्टर में एडिशन ही होता है, सब्सट्रैक्शन तो चलो कुछ नहीं है भाई। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या है, माइनस बी वेक्टर को घटा रहे हैं, निगेटिव वेक्टर को, निगेटिव नहीं एंटी पैरेलल वेक्टर को घटा रहे हैं। निगेटिव में तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाता है, देखो हाँ निगेटिव वेक्टर को घटा रहे हैं, सॉरी नेगेटिव बोल सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, खाली डायरेक्शन पलट जाता है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये वाला वेक्टर जो है, अगर मैं ये बी वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर कौन सा है? ये भी बी है। ये वाला वेक्टर कौन सा है? ये वाला वेक्टर ऐसे बना दिया, ये माइनस बी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? माइनस बी वेक्टर है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, बी को नहीं ऐड करना है, माइनस बी को ऐड करना भैया है। ध्यान से देखना, यहीं पर बात खेल खत्म हो जाती है लोगों का। फिर दो जो है ना, रोना धोना मचाना, फिर कुछ ना होना जाना, होना जाना कुछ नहीं। चलो देखो, ये तुम्हारा ए वेक्टर था। कोई तकलीफ, कोई दर्द? बोलो, ये ए वेक्टर है कि नहीं है? अब मैं बना रहा हूं बी वेक्टर। क्या बना रहा हूं? वी वेक्टर। बी वेक्टर नहीं बना रहा हूं, माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो माइनस बी वेक्टर को ऐड करना तो क्या है, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल को जोड़ दो। ये तो है दूसरा वाला वेक्टर, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं से उठा लूं क्या? ये देखो, ऐसे बी वेक्टर को उठा लिया मैं, आधे को जोड़ दिया, कोई दिक्कत? ये रहा माइनस बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये है ए वेक्टर और ये है माइनस बी वेक्टर। देखो थोड़ा सा टाइम लग जाए जरूर, पर जिसको नहीं आता है ना, उसको भाई ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आएगा समझ में, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तुम्हारा जो है ना, ये देखो, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आया, मैं इसको आर डैश मान लेता हूँ क्योंकि ये अलग रिजल्टेंट है, इसलिए इसका नाम है आर डैश। जो ये आर डैश आया, इसमें भी अभी ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन ए वेक्टर में किसको ऐड कर रहे हैं? माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल पता चल जाए, तो जो फॉर्मूला मैं ऊपर पढ़ा था वही फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा। यहां पर जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैं वो बता देता हूं। वो था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मैंने बना लिया था, समझ में आया कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा कि आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूं, जो कि मैं यहां पे नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि जगह नहीं, तो मैं यहां लिख लेता हूं। इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखने जाऊंगा तो कुछ नहीं करना भाई, क्या करना है? माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी भी बी वेक्टर बी है, सॉरी बी है। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी भी क्या है? बी है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए है ही। लेकिन अब समस्या है कि इसका एंगल नहीं पता है। एंगल क्या था कि एंगल मुझे ये वाला पता है, अगर मैं ऊपर बढ़ा हूं तो ये एंगल पता है मुझे थीटा, क्योंकि देखो ना ऊपर यही तो थीटा पता था मुझे। लेकिन मुझे ये जो थीटा है ना, ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है। मुझे पता करना एंगल बिटवीन ए और माइनस बी, क्योंकि उस फॉर्मूला में ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं ना, तो माइनस ए और माइनस बी के बीच के एंगल रखना है। तो ये थीटा है। तो बताओ, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर मैंने कैसे बताया था कि जो पहला वाला वेक्टर का डायरेक्शन ये है, देख रहे हो, फर्स्ट वाला डायरेक्शन ये और दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन ये। तो ये कितना घूम गया? इतना घूम गया। ये कितना है? अगर ये पूरा पाई है तो पाई में से थीटा घटा दो, तो ये पाई माइनस थीटा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखने जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह लिखूंगा पाई माइनस थीटा। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? तो ये अपना आर वेक्टर आ गया, आर डैश वेक्टर, मतलब यहाँ पर सब्सट्रैक्शन भी आ गया। इसको तुम्हें जो है कॉस पाई माइनस थीटा जो है ना, माइनस कॉस थीटा होता है। तो जब इसको तुम और अच्छा से लिखना चाहते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हो। चलो इसको नोट करो तो। चलो जल्दी जल्दी करो, थोड़ा फास्ट करते हैं, है ना? चलो आगे बढ़े। इसमें और कुछ बताना है क्या? इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और बता देता हूँ, ठीक है?
अब देखना यार, ये यहाँ पर ध्यान देना कि जो मैं एक वेक्टर का कंपोनेंट करना भी सिखा, जैसे मान लो ये वेक्टर है, तो अभी मैंने दिखाया था स्प्लिट करके, तो दो कंपोनेंट आया था, याद करो कैसा कंपोनेंट आया था कि ये अगर ये वेक्टर को मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ, ठीक है, फिर क्या करूँ, ऐसे करके चले जाओ ऊपर, है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाता है कि ये वाला वेक्टर मिल जाता है ना। तो ये जो आर वेक्टर का दो कंपोनेंट निकल के आ गया था, याद करो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर भी कंपोनेंट ही है, ये आ गया था, ये आर वेक्टर का दो कंपोनेंट आ गया था, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दो कंपोनेंट है आर वेक्टर का। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कंपोनेंट करना ही है, जैसे मान लो कि ये वेक्टर है मेरा, ये वाला वेक्टर है, तो इसका कंपोनेंट मैं दो ही कर सकता हूँ क्या। मेरा मन हो कि मैं ऐसे जाऊँ, कैसे जाऊँ, मेरा मन हो पहले ऐसे जाऊँ, कैसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, फिर ऐसे जाऊँ, फिर ऐसे जाऊँ, अरे दिख रहा है, अब फिर पहुँचूँ यहाँ पे, तो अब जो आर वेक्टर आया, ये तो आर वेक्टर यहाँ से यहाँ पहुँचना है मुझे, ठीक है, मेरा मकसद यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं ऐसे ए वेक्टर जाऊँ ऐसे करके, फिर बी वेक्टर जाऊँ, फिर सी वेक्टर जाऊँ, फिर डी वेक्टर पे जाऊँ, अब सबको जोड़ के तब ये आएगा आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्या आया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अरे बोलो, तो ये कंपोनेंट है, ये आर वेक्टर का कितने कंपोनेंट हो गए, चार हो गए। इस तरह से हम लोग लाखों हजारों करोड़ों कंपोनेंट बना सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट कंपोनेंट एक वेक्टर का हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है वो दो ही होता है, ऐसा कंपोनेंट जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू, तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करो तो अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, ये अपना वेक्टर था, तो कंपोनेंट जो है ना, ये दोनों के कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं अगर मान लो कि मुझे ये वाला कंपोनेंट इधर खोजना है, एक कंपोनेंट इधर, तो इस कंपोनेंट के ये वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए, अरे समझ रहे हो बात को, ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके, इस कंपोनेंट के। तो ये पूरा 90 डिग्री है। अगर मैं ये बोलूँ थीटा है तो पक्का 90 माइनस थीटा है, अगर ये ए वेक्टर है तो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको ध्यान से देखना कि ये मुझे अगर मान लो कि ये लाइन अगर ड्रॉ की है, मुझे इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट खींचना है, तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट खींचना है तो मुझे एक और 90 डिग्री खींचना होगा, इस कंपोनेंट के 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसका इधर कंपोनेंट खींचना है, तुम्हें याद रखना कि इसको परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो तो कंपोनेंट आएगा, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा वो ये वाला मैग्नीट्यूड आएगा इसका, और डायरेक्शन इस वेक्टर के अलॉन्ग होगा, मतलब डायरेक्शन अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। तो ये मान लो ये होता है ए कॉस थीटा, मान लो क्या होता है ये कॉस थीटा, ये 90 डिग्री, देखो ये एक दिख रहा है तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस वेक्टर का जो ये ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए मान लेता हूँ, तो ये ए साइन थीटा है, ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं ए वेक्टर को लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, बोल सकते नहीं बोल सकते, हैं बोलो। तो ये दोनों कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है ए वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। नहीं, अगर वेक्टर प्लेन में हो तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2D है, 2D का मतलब वेक्टर प्लेन में है। वेक्टर कहाँ है, वेक्टर प्लेन में है। अगर वेक्टर प्लेन में और उसका अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना चाहते हो तो दो ही कंपोनेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर वेक्टर 3D में है, मतलब वेक्टर स्पेस में, ये वेक्टर मान लो स्पेस में वेक्टर है, स्पेस मतलब 3D, अगर 3D में वेक्टर है तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई और जेड। जैसे यहाँ पे एक्स वाई था, यहाँ पे एक्स वाई जेड होगा, तो ये ए वेक्टर का तीन कंपोनेंट लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। डिटेल में हम अच्छा से पढ़ा रखे हैं पूरा,
पर ये चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। इसका अगर तुम्हें मान लो कि यूनिट वेक्टर निकालना है तो तुम ऐसे करके यूनिट वेक्टर निकालना, तो वेक्टर में क्या करते हो, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बाय ए, ऐसे आ जाएगा, हैं बोलो। ये तुम्हारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। आई कैप लगाना जरूरी है क्या, ये वेक्टर है उसमें, तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग क्या है, आई कैप, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे अगर यूनिट वेक्टर निकालना मतलब ए कैप निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर को क्या करूँगा, मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो इस वेक्टर का करो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बाय ए आई कैप प्लस ए वाई, क्या हो जाएगा, ए वाई बाय ए जे कैप प्लस ए जेड बाय ए के कैप। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना। ए का यूनिट वेक्टर ये आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्या दिक्कत है। अरे वेक्टर ये रहा, वेक्टर को वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो आई कैप कैसे चला जाएगा, उसका डायरेक्शन थोड़ी गायब हो जाएगा, ये ए कैप निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर जो है ना, क्या बोल रही हो यार, क्या बोल रही, बोलो। हाँ बोलो, पिछला निकल, क्या बोला, क्या दिक्कत है बताओ। अरे तो क्या हो गया, ये जो है बता रहा तो कि डायरेक्शन को बता रहा ना, ये तो डायरेक्शन के लिए तो आया है। और ये ए एक्स बाई ए क्या है ये तुम्हें क्या पता है, ये ए एक्स बाई ए आई कैप, ए वाई बाई ए जे कैप। तो जो ए वेक्टर है ना ये, उसका ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है। क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा था कि ये जो वेक्टर है ना, मान लो ये वेक्टर स्पेस में ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये स्पेस में है तो ये स्पेस में है तो भाई साहब एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, मैं इसको मान लेता हूँ ये अल्फ़ा है, वाई एक्सिस से मान लेता हूँ बीटा, और ये जेड एक्सिस से एंगल मान लो गामा है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि इसका जो कंपोनेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये ए है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है। तो मैं ये बोलूँगा कि ए कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, एक ए कॉस अल्फ़ा ए एक्स के बराबर हो गया ना, किसके बराबर हो गया, ए एक्स के। और अगर मैं देखो ए कॉस बीटा, एंगल के देखो एंगल है ना, एंगल के साथ अगर तुम लोग यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉस बीटा ही आएगा इधर ना। ए कॉस बीटा ए वाई के बराबर है, और ए कॉस गामा ए जेड के बराबर है। तो तुम यहाँ से जो है ना कॉस अल्फा कॉस बीटा भी निकाल सकते हो। तो कॉस अल्फा कितना निकल के आया, ए एक्स अपॉन ए, और कॉस बीटा निकालोगे तो ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा बोलो। तो भाई साहब यहाँ पर जो पीछे अभी तुम निकाली थी ए कैप, याद करो वो क्या था, ए एक्स अपॉन ए आई कैप, ए वाई अपॉन ए जे कैप, और ए जेड अपॉन के कैप। ये था कि नहीं था। अब यहाँ पर क्या करोगे, ए एक्स जब रख दो, ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा आई कैप, फिर कॉस बीटा, और ये कॉस गामा, ठीक है। ये तुम्हारा जो है यूनिट वेक्टर आ गया। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब ये जो किस डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन को बता रहा है। अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। अरे बोलो। और ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ये 1 बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो अंडर रूट भी हट गया, पहले वाला में अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है।
अब ये जो है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ये याद कर लेना, ठीक है। कलर कंपोनेंट भी हो गया। अब लोग हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट। तो पहले इसको देख लो ध्यान से, है ना। डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना। 1 मिनट गैप दे दूँ? चलो 1 मिनट गैप दे देता हूँ, पानी वानी पी लो। ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या पढ़ना है, देखो मैं वेक्टर खत्म ही कर देता हूँ। जैसे मान लो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो उसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं ए बी कॉस थीटा से। ये डिफाइंड ऐसे किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल जानना है तो तुम्हें लेक्चर में ही जाना पड़ेगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। कॉस थीटा होता है ना, क्या होता है? कॉस थीटा। तो अगर मैं कॉस थीटा लिखना चाहता हूँ, ये थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये बातें भी याद रख लेना कि अगर मुझे थीटा निकालना है, किसी भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करना प्रीफर करते हैं, याद रख लेना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो थीटा अगर मान लो कि 0 डिग्री ले लो, थीटा क्या ले लो? 0 डिग्री। तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? तो ए बी आ जाएगा, मतलब कि ए डॉट बी क्या आ जाएगा? ए बी, जो मैक्सिमम होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं थीटा को 90 कर दूं तो ए डॉट बी क्या आएगा? बोलो। वो 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं 180 कर दूं थीटा को, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा? माइनस ए बी आ जाएगा। तो ये तो एंगल देख के तो कर ही लोगे। हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट को हम लोग जो ना, ये आया हुआ स्केलर आएगा। ये मैथ्स में ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो, सॉरी मैथ्स है, ये वेक्टर अलजेब्रा में आता है सब। अब मैं ये बोला कि जैसे मान लो ए डॉट बी है ना, उसकी जगह पर तुम्हें कोई दे देगा एफ डॉट डी। तो इसका नाम जो है, इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है वर्क। ये हम लोग पढ़ेंगे। कहीं मान लो कि पी डॉट बी हो, सॉरी एफ डॉट बी हो, इसका नाम हो जाता है पावर। तो देखो वर्क पे हम वेक्टर नहीं लगाए क्योंकि ये स्केलर आएगा। तो ये हम लोग फिजिक्स में, अब यहाँ पे देखो, हाँ ये फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये चीज़ें जो है ना, अब मुझे डॉट प्रोडक्ट आना जरूरी है क्योंकि वर्क में यूज हो रहा है, पावर में भी यूज हो रहा है। तो इसलिए अब यहाँ कहेंगे 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, उसका डॉट प्रोडक्ट करो, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ए वेक्टर कोई ले लिया ना, वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये इस वेक्टर का तीनों कंपोनेंट है, अभी मैंने पढ़ा। अगर मैं वी वेक्टर ले लेता हूँ, उसका कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट लिख लेता हूँ ऐसे करके, कोई दिक्कत? अब मैं ये कर रहा हूँ कि दोनों वेक्टर का कर दो डॉट प्रोडक्ट। क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट। तो मैं ए डॉट बी अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं समझा देता हूँ। देखो एक चीज़ देखना, मैं अभी कार्टेशियन सिस्टम बताया था ना, जिसमें ये एक्स वाई ये जेड था, याद करो। ये आई कैप था, ये जे कैप था और ये के कैप था। अगर आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो मैं अगर आई डॉट जे करूँ तो भाई ये वेक्टर जो पहला वाला वेक्टर आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, और कॉस 90 क्या हो गया? 0। तो यानी कि आई डॉट जे क्या हो गया? 0। आई डॉट के क्या हो जाएगा? 0। बोलो बोलो। और जे डॉट के क्या हो जाएगा? 0। उल्टा करो, उससे कोई मतलब नहीं। एक बात और मैं बताता हूँ, जो ए डॉट बी है ना, या बी डॉट ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्केलर ही आना है। वो आई डॉट आई अगर कह दे तो क्या कहोगे? तो 1 आ जाएगा क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो ये सब याद है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हम ये वाला जो है ना, इसको पहले तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका तीनों से करेंगे, फिर इसका तीनों से करेंगे। देखो इसका तीनों से करेंगे तो देखो पहला वाला करेंगे तो आई डॉट आई, तो आई डॉट आई तो कॉस 0 है तो 1 हो जाएगा। तो इसका सीधे सिंपली जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। अरे समझ रहे हो? अब देखो आई डॉट जे 0, तो सीधा भाई कोई भी मैग्नीट्यूड हो इंटू 0 करे तो 0 ही हो जाएगा। इधर भी 0 हो जाएगा। देखो इधर इसके साथ भी 0, इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाई, सॉरी ए वाई बी वाई। उसी तरह से ए जेड बी जेड, इसको चेक कर लेना ना। बोलो। तो इस तरह से तुम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। 2 वेक्टर इसमें देखो एक्सकेलर प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट। इससे हम लोग 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, 2 चीज़ें 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग 2 वेक्टर के बीच में एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सवाल आता है कि 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो
ठीक है, एक 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 कंपोनेंट को अननोन कर देगा, तो वो वाला बताओ। ये भी कर सकते हो, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, एक क्या कर सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, एक कंपोनेंट फॉर्म में दे देगा। ठीक है, ऐसे करके 2-3 चीज़ें पूछा जा सकता है ना। अब बाकी तो वर्क ये सब में जो भी यूज होगा तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो इसको ध्यान से देखना कि जैसे देखो ये टेबल है अपना, है ना, क्या है ये टेबल, दिख रहा है टेबल। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि दो वेक्टर को क्रॉस करना है ना। मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब मैं लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है मैं वो डिफाइन ही कर देता हूँ, वो होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। लेकिन ये वेक्टर है तो ये तो मैग्नीट्यूड आया, इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, यूनिट वेक्टर में लगा दिया। और ये जो डायरेक्शन है याद रखना कि जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है ना, जिस भी प्लेन में दोनों वेक्टर है, दोनों एक ही प्लेन में है, दोनों एक ही प्लेन में है, तो जिस भी प्लेन में दो वेक्टर है वैसे भी दो वेक्टर हमेशा प्लेन में ही होता है। दो वेक्टर, दो को इनिशियल वेक्टर को, जो दो को इनिशियल वेक्टर हमेशा क्या होता है, प्लेन में ही होता है। तो कैसे ही बनाओ, एक ये लो एक ये लो, तो ये वाला प्लेन हो जाएगा। ठीक है, प्लेनर होता है हमेशा। देखो ये ध्यान दो, ये प्लेनर है, प्लेनर है तो जिस भी प्लेन में है ना, इसका जो डायरेक्शन आएगा इसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑर्डर का भी ध्यान देना होता है। ए को बी के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो ए को बी की तरफ जो है ना राइट हैंड को घुमाना है, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं इसमें डायरेक्शन देखने के लिए। तो एक को जो है ना एक घुमा लो और बी की तरफ घुमा दो, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर देखो टेबल है ना, तो टेबल की तरफ थोड़ा सा, मतलब टेबल तो कैसे बनाया 3D में तो मैं बना दिया हूँ, लेकिन बोर्ड है तो 2D, तो मैं बताता हूँ टेबल ये रहा। ठीक है, अब ए वेक्टर बी वेक्टर, ए को बी की तरफ घुमाए तो टेबल के ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर आया, अगर बी को ए की तरफ घुमाए तो उसके नीचे आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो आया वो इस तरह से आया। ठीक है, ये एन कैप। अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूं, मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत नहीं, वो अभी भी ए बी साइन थीटा ही आएगा। अब यहाँ पे जो है, लेकिन ये जो एन कैप है ना वो नीचे आ जाएगा, इसका जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो मैं जो है ना क्या बोला, अगर मैं इसको मैं एक बात बताता हूँ, ये मान लो एक्स वाई प्लेन में है, क्या ये जो टेबल है ना, टेबल जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो जो इसके परपेंडिकुलर के कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के कैप, ये हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी वो होता है माइनस टाइम बी क्रॉस ए। ठीक है, यानी कि अगर कोई बोले कि ए क्रॉस बी से मान लो अगर सी वेक्टर आता है और इससे आता है डी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं, कर लोगे, कोई दिक्कत। तो इसमें डायरेक्शन देखना भी बहुत बड़ा खेल है, तो वो मैं डिटेल में बहुत अच्छा बता रखा हूँ वहाँ पे लॉन्ग लेक्चर में, वहाँ से देख लेंगे। बाकी ये याद रखना है, इसमें जो और बातें जो याद रखना है वो क्या क्या याद रख सकते हैं कि अगर मान लो कि तुम्हें पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, याद रखना, तो मैं बता देता हूँ पैरेललोग्राम है ना ये, तो पैरेललोग्राम का मान लो ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये एंगल थीटा है। अच्छा एक बात, मान लो ये पैरेललोग्राम है जिसका ये लंबाई ए है, तो ये भी ए है, ये बी है, तो ये भी बी है। ठीक, अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछूं तुमसे तो क्या बोलोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, मैं बताता हूँ कि ये जो होता है ना ए, ये बेस जो होता है, बेस लेंथ अपॉन हाइट। अब ये हाइट क्या है, बी साइन थीटा है, तो यहाँ पे जो अगर तो एरिया पैरेललोग्राम लिखोगे तो ए बी साइन थीटा लिखोगे, 1 क्या है, ए बी साइन, ए इंटू बी होता है, मतलब ए इंटू एच होता है। ठीक है, बेस लेंथ इंटू हाइट। तो ये क्या है, ये तो ए क्रॉस बी का तो मैग्नीट्यूड है, ये कुछ और नहीं, ये दो वेक्टर जो था उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ये। तो तुम्हें अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछे तो यहाँ से ये भी निकाल सकते हो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर तुम देखो कि अगर तुम यहाँ से ही परपेंडिकुलर डाल दो, सॉरी यहाँ से परपेंडिकुलर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो तुम्हें एक दिख रहा है कि ये एक दो ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल जैसा लग रहा है ना, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालो तो ये दो सिमिलर ट्राइंगल हो गया ना।
तो अगर एक ट्राइंगल का मैं एरिया निकालूं, एक ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूं यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालूंगा तो ये पूरा पैरेललोग्राम का आधा है, तो 1/2 ए बी साइन थीटा कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे 1/2 ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अरे यही तो लिखा हुआ है। तो अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड को बता रहा है, ठीक है, तो उसका अगर दोनों वेक्टर का जो है ना साइड दिया हुआ है, अगर पूछेगा ट्राइंगल का एरिया बताओ तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी कर दो, अब पैरेललोग्राम का एरिया बताओ तो ए क्रॉस बी कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। और डायगोनल वाला भी रहता है कि अगर मान लो जो पैरेललोग्राम है ना, अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल है, दोनों डायगोनल दिया हुआ है, मान लो ये D1 है, ये D2 वेक्टर है, ये D1 वेक्टर है, ये D2 वेक्टर है, इसका अगर एरिया पूछे, अब पैरेललोग्राम का एरिया पूछे, अब क्या पूछे? पैरेललोग्राम का एरिया पूछे, ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, वो हाफ इंटू D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। ये थोड़ा सा रिजल्ट याद रख सकते हो तो रख लेना, कि मतलब अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, अगर पैरेललोग्राम का एरिया पूछे तो हाफ इंटू D1 क्रॉस D2 कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना रहा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें बस इतना ही है, और भी बहुत चीज़ है, थोड़ा बहुत चीज़ है, वो तुम देखोगे तो सवाल वाल बनाओगे तो बना सकते हो इसमें, कोई दिक्कत? और कुछ पूछ ले? हैं? 5 मिनट और? हैं? 5 मिनट और वेक्टर में कुछ कुछ पूछ ले। हैं? देखता हूँ वेक्टर सीखे हो कि नहीं सीखे हो। हैं? चलो थोड़ा देर देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसका पार्ट 2 अगले लेक्चर में। पहले देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्या पूछ रहा हूँ, देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि मैं सिचुएशन दूंगा, तुम्हें एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताना है। मैं तुम्हें सिचुएशन दूंगा और तुम्हें क्या बताना है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कितना सीख पाए हो। जैसे मान लो कि मैं बोला हूँ कि ए वेक्टर, मैं सिचुएशन दूंगा तुम्हें समझ में आना, देखो समझ रहा, कैसे भी ए वेक्टर और बी वेक्टर रखा हुआ है, स्पेस में ए और बी है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, बी, दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये लिखा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका मॉड ले रहा हूँ, दो वेक्टर का रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अगर वो अगर इस तरह से आ रहा है तो तुम बता सकते हो कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या रहा होगा? थीटा क्या रहा होगा? मैं थीटा मान लेता, कितना रहा होगा? अबे 90 डिग्री में, ये समझ रहे हो क्या है? ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्टली जुड़ रहा है तो पक्का वो दोनों वेक्टर 0 डिग्री एंगल पे रहा होगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या? यही वेक्टर सीखे हो। अगर मैं बोल रहा हूँ, चलो फिर से सुन लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो ऐसे आ रहा हो तो बताओ एंगल क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? तो पक्का एक वेक्टर इधर रहा होगा और एक वेक्टर पीछे रहा होगा, ऐसे मतलब दोनों एंटी पैरेलल रहा होगा। अब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का क्या होगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो तुम्हें ये बात पता चल गया। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही बराबर है, वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर यहाँ पर कितना रहा होगा बताओ, ये बताइए। ये रहा 180 डिग्री, हाँ ये पक्का रहा होगा 120 डिग्री, क्योंकि दो सेम वेक्टर को, इसका मतलब देखो ये दोनों का रिजल्टेंट ए या बी के बराबर, दोनों, इसका ए और बी तो बराबर दिखा रहे हैं हम, और ए और बी के बराबर रिजल्टेंट आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 120 रहा होगा। चलो 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 कोई बात नहीं। अगर ये सिचुएशन हो तो तब थीटा कितना रहा होगा? हाँ तब थीटा रहा होगा 60 डिग्री।
नहीं समझ पा रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, अब तुम्हारा मान लो कि बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर है, और दोनों का सम भी अगर ये आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है, इसका दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ठीक है, यानी कि कोई भी मान लो ए वेक्टर है, किधर भी ले लो, ये तुम्हारा बी वेक्टर है? अब ये ए वेक्टर बी वेक्टर मान लो तुम्हारा पहले इधर रहा होगा कहीं, अब माइनस बी वेक्टर है, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा। अब मैं ये बोला कि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो तुम्हें ये वाला मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इससे समझ में नहीं आएगा, तो मैं बता देता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ये एंगल मैं थीटा ले लेता हूँ, चलो ए और बी के बीच में एंगल पूछ रहा है ना, है, तो ए और बी के बीच में एंगल मैं थीटा ले लिया, वही थीटा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे लेंथ निकालना है ना, तो ये थीटा बाई टू हो गया, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा बाई टू, ये आ जाएगा ए साइन थीटा बाई टू, बोलो। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर ही होगा, तो ये आ जाएगा टू ए साइन थीटा बाई टू लिख दो, या लिख दो टू बी साइन थीटा बाई टू लिख दो, कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, आया कि नहीं आया? अब मैं बोल रहा हूं कि ये कौन, यहाँ नहीं दिख रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, है? ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, ये सॉरी, ये बी, तो चलो ना, तो इधर ले लो एरो, तो इधर भी ले लो, तो मैग्नीट्यूड तो वही है, मैग्नीट्यूड ही तो निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन थोड़ी बता रहा हूँ अभी, तो मैं फॉर्मूला में ये रख रहा, अब तुम्हें जो है ना रिजल्टेंट वेक्टर आया, नहीं क्या आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया है ये। अब बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के बराबर कब होगा, ये जब 1/2 हो जाएगा ये वाला, अगर ये 1/2 कब, साइन थीटा बाई टू 1/2 कब आएगा, ये वाला एंगल कितना हो, 30 डिग्री, अबे 30, थीटा बाई टू कितना 30, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये जो थीटा है ना, जब 60 डिग्री एंगल पर रखते हैं और दोनों वेक्टर सेम हो, तो उसका सब्सट्रैक्शन भी जो है ना वो वेक्टर के बराबर ही आ जाता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, ये एंगल कितना रहा होगा 60 डिग्री, नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला तुम्हें याद है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला में क्या था बताओ, रिजल्टेंट आर डैश वेक्टर क्या इसे लिखते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही था ना? मैं बोल रहा हूँ कि आर डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सिचुएशन कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बोलो, तो यहाँ पर क्या लिखोगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, बोलो। अब यहाँ पर क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये 2 भी कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाए, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2a स्क्वायर हो गया इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये आता है, ये फॉर्मूला याद रखना कि 1 माइनस कॉस थीटा लिख लो, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ पर यूज किए, तो ये हो गया 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब मुझे जो है ना तुम्हें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, हैं? ये a स्क्वायर है ना, ये काटो, कट कर दो, कट कर दिए, तो तुम्हें क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कितना आ गया बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया 1/4, तो साइन थीटा बाई टू कितना आ गया 1/2, तो थीटा बाई टू कितना आ गया 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अरे यार कितना बार करूँ, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार देख लो, जो नोट करना कर लो पॉज करके, मैं तो मिटा रहा हूँ इसको क्योंकि ये सब करवा रखा हूँ, है ना, वो मैं कितना भी तरीका से निकाल सकता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? चलो मुद्दे पे आते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर आ रहा है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो बताओ थीटा कितना रहा होगा,
देखो ए वेक्टर मान लो, ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर। अब तुम्हें क्या करना है कि ऐड करना है, घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो तुम्हें माइनस बी वेक्टर को तुम्हें इधर रखना होगा, सॉरी बी वेक्टर को किधर रखना होगा, इधर रखना होगा। तुम्हें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है ना, तो ए और बी इधर रहेगा, तब इसको जब हम घटाएंगे तो ए को बी से घटाएंगे तो ए तो इधर है, अब माइनस बी करें तो इधर आ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो ये एंगल कितना डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है ना। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर समझा दो, देखो नहीं आया समझ में। मुझे कहना ये ए वेक्टर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे बी वेक्टर कैसे भी रखा हुआ है और बोल रहा है कि दोनों का अगर हम घटाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सिंपली जुड़ गया, तो पक्का ये बी वेक्टर इधर रखा होगा, बी वेक्टर रखा होगा, माइनस बी नहीं, बी वेक्टर। तब मुझे ए वेक्टर में से अगर मैं बी वेक्टर को घटाऊंगा तो ये वाला ये चीज पलट कैसे आ जाएगी, दोनों सेम, यानी कि ये कैसे रखा हुआ है 0 डिग्री एंगल पे। यही तो पूछ रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब ए और बी के बीच में एंगल पूछ रहा है। एंगल कैसा रहेगा बताओ, 0 डिग्री। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो हैं, तो बता भी कहां पा रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ठीक है, ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो तुम क्या बता सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में एंगल क्या है, एंगल बिटवीन दो वेक्टर बताओ क्या है। अब देखना है, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो एक वेक्टर ये है, इसका परपेंडिकुलर मैं कैसे भी ले लो, ये बी वेक्टर है, छोटा बड़ा मैं कोई मतलब नहीं है ना, मैग्नीट्यूड पे ध्यान। ये ऐसे दिया हुआ सिचुएशन, इसका तुम पैरेललोग्राम बनाओ, इसका क्या करो, पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट करो। तो पैरेललोग्राम इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तुम्हें ये बात पता है कि ये जो था ये डायगोनल किसको बताता था, हैं, और ये किसको बताता था, हैं। तो ये एंगल तुम बता सकते हो क्या कितना है, कि यही तो है ए और बी के बीच में एंगल, ये नहीं बता सकते हो। इसमें मैं अगर मैं कह दूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, तो ये तो क्या बन जाएगा, तब ये तो स्क्वायर बन जाएगा। जब स्क्वायर बन जाएगा तब क्या होगा, तब 90 डिग्री हो जाएगा, तब 90 डिग्री हो जाएगा दोनों डायगोनल, तब ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सिचुएशन ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है। और बना दूं कुछ कि रहने दे, चलो बहुत है ना। अरे प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेना, ठीक है, कर लोगे प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ आज यही तक रहने देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। कल मैं क्या करूँगा कि इसमें थोड़ा सा ऐसे ही एक लेक्चर में मैं पूरा बेसिक मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो है उसी लेक्चर में जो है हम लोग काइनेमेटिक्स को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ ये वेक्टर इतना तुम्हें याद करके रखना, ठीक है। फॉर्मूला वॉर्मूला याद रखना ना, फॉर्मूला क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ कि जैसे कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और ए और बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड आता है, क्या आता है बताओ, 2a साइन 2a कॉस थीटा बाई 2 क्या आता है। हाँ तो हाँ अगर मैं आर डैश वेक्टर निकालूं जो मैं सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ उसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो आता है 2a साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये दो फॉर्मूला भी याद रख लेना, कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। आज यहीं रहने देते हैं, इसको कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, है ना। थैंक यू। इतना टाइम कैसे लग गया यार।